आप तमाम दोस्तों के साथ ये प्रिंसिपली हमने अभी तक बात की कि प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करना है। रोजी रोटी आपकी प्लीडिंग्स और आपकी प्लेंट के साथ वाबस्ता है। प्लेंट के अंदर क्या चीजें लिखनी है ये काफी लॉजिकल भी हैं, टुकड़ों के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखनी है, और काफी कानून की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। कुछ सीपीसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ मुख्तलिफ सेक्शंस में लिखी हुई हैं, मगर कानून आपको इसलिए पढ़ना चाहिए, स्टैचूट आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो स्टैचूट एक तरीके से चीख के आपको बता रहा होता है कि इसके अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल करने और ये चीजें आप इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी बुक में डालोगे तो आपकी एक वैलिड प्लेंट बनेगी। हमने अभी ऑर्डर 37 की बात की। एक अच्छा जो एक एक्सरसाइज जो मैं हर वकील के साथ और अपने हर एसोसिएट के साथ करता हूँ, इवन दो समवन हु स्टार्टिंग ऑफ राइट नाउ, बैंकिंग का इतना ज्यादा काम नहीं मिलता, मार्केट में काफी लिमिटेड है, मगर मिल भी सकता है, तो एक उस कानून की तरफ मैं इनको ऑर्डर 37 समझाने के बाद रजू करता हूँ जो ऑर्डर 37 से काफी ज्यादा मिलता है, और ऑर्डर 37 सीपीसी से, और जिसका एक सेक्शन ऐसा है कि उसको हम टेस्ट के तौर के ऊपर यूज करके कि किस तरीके से प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करनी चाहिए, वो सेक्शन अगर समझ के और उस सेक्शन को एक टेक्निक आप बना लें कि उस सेक्शन को अपने सामने रख के कि जी यही इंग्रेडिएंट्स मेरे दावे में होने लाजमी हैं बैंकिंग के, तो आप कोई भी आर्टिकल 199 की रेट पिटिशन पढ़े, अगर आपके सामने आपने कोई पहले जिंदगी में रेट पिटिशन नहीं देखी, मगर अगर आप 199 देख के उसके मुताबिक आप ड्राफ्ट करना शुरू कर दें तो अमूमन तकरीबन 99% दुरुस्त ही होगी। चंद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको शायद उसके बारे में ना पता हो, मगर ये टेक्निक जनरेट करना या बना लेना कि लिखना क्या है वो बहुत ज़्यादा आप तमाम दोस्तों के लिए ज़रूरी है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप तमाम दोस्तों के लिए मैं आपको पॉइंट आउट ये कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आपको ये कहा था कि ब्रेक के अंदर बैंकिंग का मेन कानून कोई दोस्त बता सकता कौन सा? नहीं, आप नहीं बोलेंगे, बस इस दफ़ा आपने काफ़ी बीच में कर लिया हुआ। हाँ जी मैडम, नहीं कानून कौन सा है यार, मैं कानून का नाम पूछ रहा हूँ। FIO जिसको कहते हैं उसका पूरा नाम क्या है? बल्कि ये लीजिए आप कोई माइक पकड़े और पीछे करें, आपस में सर्कुलेट करते रहें। स्टार बनने का यही तरीका होता है। मैडम को दीजिए यार। वैसे कोई अगर आप में से स्टार बनना चाहता है, मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी रिक्वेस्ट कर ली हुई है, ये कैमरा जब फारिग होता है लेक्चर के बाद बैठ के अपने आप को प्लीज़ कैमरे में इंट्रोड्यूस करें, और उसके मुताबिक देन वी विल अपलोड इश्तिहार इसकी शोहरत वगैरह करने के लिए कि बार वोकेशनल कोर्स की स्टार्स, और आपकी शोहरत करने के लिए स्टार्स ऑफ द बार वोकेशनल कोर्स पहले भी हमने किया था, और आप अपने बाल अभी से बीच में ठीक करना शुरू हो गए करके, नहीं इस तरीके से कर रहा है। हाँ वो कर रहा है ना, होना चाहिए। उसने कहा कि मैं तो पहले स्टार बन गया। पूरा गलत नहीं, ऑर्डिनेंस के बाद फिर एक्ट का वर्ड कभी नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन स्टार होने से आपने अपना बीच में मांद हो गई हैं। रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ओपन ब्रैकेट्स, रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस क्लोज ब्रैकेट्स, ऑर्डिनेंस 2001। तो जब आप ऑर्डिनेंस का वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ एक्ट का वर्ड यूज नहीं करते। क्यों? ऑर्डिनेंस और एक्ट दो अलग-अलग चीजें हैं। ऑर्डिनेंस वो होता है जो कि प्रेसिडेंट बना के नाफिजुल अमल कर देता है, इसको टेम्पररी लॉ कहते हैं। अगर टेम्पररी लॉ है तो अभी तक ऑर्डिनेंस क्यों है ये? उसके बाद असेंट लेनी पड़ती है। आई एम नॉट वेरी श्योर इसको असेंट मिली थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बिकॉज आई बिलीव 2001 में शायद मुशर्रफ के टाइम के अंदर ही आया था, और अगर उस टाइम में आया था तो उन कवानीन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के जरिए प्रोटेक्शन दी हुई है। So it might be because of that. I am not very clear about that, but issue ये है कि ये परमानेंट है ऑर्डिनेंस। चंद ऑर्डिनेंसेस को अगर असेंट मिल जाए पार्लियामेंट से, मगर अगर उसको असेंट मिल जाए तो वो एक्ट नहीं बन जाता। आई थिंक ऑर्डिनेंस का नाम एक्ट बन जाता है, लेकिन एक्ट बन जाता है और नाम भी मेरे ख्याल में शायद तब्दील हो जाता है। आई थिंक फॉर दैट रीजन शायद ये अभी ऑर्डिनेंस ही है। जो आपने पहले बताया ना, इसको वो मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिली हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के तहत है। तो ये FIO है। इससे पहले बैंकिंग कंपनी रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस बैंक, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्ट नाम क्या था इसका, 1997 का कानून था, वो ख़त्म करके 2001 के अंदर ये कानून आया था। इसके अंदर रिपील वाला सेक्शन पढ़ें ज़रा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ? नहीं यार, आखिरी वाला यार, रिपील का जो
1997 जो रिपील वाले में, उसको ख़त्म करके, रिपील क्या बला होती है भाई? एक कानून को अगर रिप्लेस करके दूसरा कानून आ रहा होता है तो रिपील का सेक्शन फॉर एग्जांपल इसके अंदर है। इसमें शायद सेविंग के भी एक सेक्शन वगैरह होते हैं कि पिछले कानून के तहत जो मुकदमे चल रहे थे वो क्या होते हैं। अब आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं कि एक्ट्स वगैरह, अगर ऑनलाइन हमें फेसबुक पे कोई दोस्त देख रहे हैं तो पाकिस्तान कोड की अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं, गूगल के अंदर लिखें पाकिस्तान कोड, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लॉ डिपार्टमेंट की, बल्कि बार बार जिनकी इनकी एब्सेंस के अंदर जिक्र, किसी दिन मैं बुलवा ही लूंगा राजा नईम अकबर को यार, यहाँ पे जो है लॉ सेक्रेटरी, उनको ये कम से कम ऑनलाइन ले लेंगे। उन्होंने वो अपडेट वगैरह ये करवाते हैं। ओवर पाकिस्तान के तमाम कानून फेडरल लेवल के यहाँ पे मिलते हैं। सो एनी फेडरल लॉ दैट यू वांट टू फाइंड, पाकिस्तान कोड के अंदर जाके लिखें। वैसे भी गूगल में लिख लें, और लोगों ने भी प्राइवेटली भी अपलोड किए हुए हैं, मगर ये सबसे ज़्यादा मुस्तनद होता है और इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह भी वो ऐड कर लेते हैं। तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द PDF फ्रॉम हेयर एज वेल। वो उतारने के बाद आप ये कर सकते हैं। सो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये करके, इसके अंदर आप तमाम दोस्तों से ये पूछा कि ऑर्डर 37 से ये कैसे मुशाबहत रखता है, कोई बता सकता है? नहीं, इसमें भी लीव लेनी पड़ती है। इसमें भी लीव लेनी पड़ती है कि इसमें भी इजाज़त लेनी पड़ती है। आपसे तमाम दोस्तों से ये गुफ्तगू हमने की कि एक तो आम दावा होता है, उसमें तो हर दावे के अंदर इश्यूज फ्रेम होते हैं और एविडेंस के ऊपर चला जाता है। ऑर्डर 37 में और यहाँ पे ये उससे मिलता जुलता है। इसमें PLA या लीव टू डिफेंड जिसको कहते हैं, आपको इजाज़त लेनी पड़ती है जज से कि भाई मुझे मेहरबानी करके आप इजाज़त दें, मेरे पास इतना अच्छा डिफेंस है कि मैं इसको केस को डिफेंड कर सकूं और मुझे इसमें एविडेंस देने का हक दिया जाए और मुझे सुनना इस केस के लिए लाजमी है। ये सेक्शन 10 के अंदर, इसके अंदर लीव का प्रोसेस है ऑर्डर 37 से मिलता जुलता। एक और कोई कानून बता सकता है जिसका आपका शुरू में इब्तिदा में काफी पाला पड़ेगा, जिसके अंदर लीव का प्रोसेस मौजूद है? और नहीं यार, क्या CRPC में लीव का कॉन्सेप्ट होता है फौजदारी में। एज ऑफ राइट आपको नहीं सुना जाता, उधर के अंदर सुनने की नहीं जरूरत। आप दोनों यहाँ पे क्यों छुप के पीछे बैठे हुए हैं? वैसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि आप सामने हमारे आ जाएं वगैरह हैं। आप अभी भी बदस्तूर कायम है और वो वाले, हाँ एग्जैक्टली, आ जाए ना जी सामने आके ये करके बताइए। ओके यार, कौन सा कानून है जो कि तुम्हें अभी अगर तुम काली टाइयां वगैरह लगाई हुई, पता तो होना चाहिए यार इस नौयत का दफ्तर है। CPC के अंदर तो ऑर्डर है, हाँ रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट मैडम ने कहा है, रेंट के दावों के अंदर आपको लीव मांगनी पड़ती है। वहां पे भी मुआहदा जात रजिस्टर वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि की सुनने की जरूरत है, खाली करना था खाली करो। लीव अगर नहीं ग्रांट होती, एविडेंस वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं जट की वकालत, तेज फास्ट अंदाज के अंदर ये डिसीजन वगैरह करने के लिए। और बैंकिंग के अंदर भी यहाँ पे इन्होंने लीव का प्रोसेस डाला हुआ। कोई दोस्त मुझे बता सकता है कि क्या जरूरत है यार ये? बाकी आम वकील की, मैंने मोहम्मद अहमद क़य्यूम को लोन दिया हुआ जाती तौर के ऊपर, तो उस मुकदमे में तो कहो जाओ सिविल कोर्ट में जमा कराओ, इसके लिए कोर्ट भी लहदा बना दी है और इनको ऑर्डर 37 में भी ट्रीट कर रहे हैं और जल्दी करें। क्या जरूरत है? बैंक्स कोई खलाई मखलूक है, इनको क्यों जल्दी किया जाए? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? व्हाट्स द पॉइंट? व्हाई? बिजनेस का क्या मतलब? मेरा जाती बिजनेस नहीं है जो अगर मैंने अपने पास से दे दिए। बिजनेस तो फिर भी ये धचके वगैरह बर्दाश्त कर सकता है। व्हाई शुड बैंकिंग के केसेस में, व्हाई शुड देयर बी अ सेपरेट कोर्ट, और व्हाई शुड वहां पे ये कि जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी डिसीजन लो। यहाँ उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा भी लोन एट स्टेक था प्राइवेट केस में, हैं? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? झूठे ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन किए जा सकते हैं, दैट्स नॉट द रीजन। व्हाई? खलाई मखलूक है ये। अगर CPC का जो सिविल, वो क्यों किया गया है? ये क्या खलाई मखलूक है? बैंकिंग केसेस के अंदर क्यों स्पेशल इनको फोरम दिया? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज बैंक की वजह से इकोनॉमीज चलती हैं। अगर आपके लोन स्टॉकअप वगैरह हो जाएं तो इकोनॉमी का पहिया नहीं बीच में चलता। जनरल प्रिंसिपल, जनरल रीजन ये। दूसरा, उस
पपैया हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, इनके पास करोड़ों रुपए हैं वगैरह और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ये पैसे रिकवर करवाने क्यों हैं? डिपॉजिटर का पैसा होता है बेसिकली। बिल्कुल, बिकॉज अवाम का पैसा होता है, ये बैंक का अपना जाती पैसा नहीं होता, लोगों ने डिपॉजिट करवाए होते हैं। तो अवाम की इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि रिकवर करवाना, एक तो सिस्टम के अंदर की साख को कंटिन्यू करने के लिए, और दूसरा ये कि ये पैसे उनके बैंक के अपने भी नहीं होते, ये तो डिपॉजिटर के होते हैं, और उसको अगर बैंक बीच में बैठ गया तो बाकी सारों के सारे पैसे डूब जाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। तो इसके लिए जो सेक्शन है, एक सेकेंड यार, इसमें तो नहीं चल रहा सर ये नीचे आप वो क्लिक करिए इस पर, फिर खोलेगा, रेड कलर का तो वो कर रहा हूँ यार। चलें, ये आ गया सेक्शन 9। आ गया जी, प्रोसीजर्स ऑफ बैंकिंग कोड। मुझे इसके ऊपर खोल लेना। तो ज़रा एक दफ़ा इसको शुरू से सेक्शन 9 को अगर अभी तक नहीं पढ़ा, प्लीज़ गौर से पढ़ लीजिए। while I download this on my this laptop. बता सकता है? ये आपने सेक्शन 9 खोल लिया है हमने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस 2008। पढ़ने को तो आप कानून को शुरू से एंड में भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। आपको ब्रीफली मैं वैसे इब्तिदा में से भी दिखा देता हूँ चंद जो एक्ट के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में अमूमन क्या होता है? सॉरी, इसका टाइटल, इसका नाम क्या है? आपने अपनी जो प्लीडिंग्स लिखनी है उसमें इस कानून का नाम क्या लिखना है? बैंकिंग लॉ नहीं लिखना आपने, पूरा जो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखना है। कब से लागू हुआ और कहाँ कहाँ लागू है? कई दफ़ा प्रोविंसेस तक लागू होता है, कई दफ़ा कई इलाकों के अंदर नहीं होता। ये यहाँ पे इसके अंदर सारे का सारा इन्होंने लिखा हुआ है। सेक्शन 2 की तरफ हम बार बार आएंगे। सेक्शन 2 में अमूमन क्या होता है? हर एक्ट के डेफिनेशंस होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं बार बार। सेक्शन 9 की तरफ आ जाए। व्हाई इज सेक्शन 9 सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर लॉयर्स? सेक्शन 5 क्यों नहीं है वहाँ पे बीच में? फॉर आई थिंक लिखा हुआ है जजेस की ऑब्लिगेशन और ये और वो और बाकी सारे के सारे। व्हाट्स सो गुड अबाउट? मुझे क्यों इतना पसंद है ना? कमाई इससे ताल्लुक रखती है, बिकॉज ये वकील हमेशा प्रोसीजर और उसको क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से फ़ायदा होता है, उसके ऊपर जाता है। यार पंखा चलाना लिया जाए, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, कोई है यार? यूपीएस पे हम यूपीएस पे हैं कि बिजली पे हैं? भाई यूपीएस पे हैं, बिजली पे हैं यार। पंखा चलता है ये, तो फिर ये चलवा दो पीछे से यार करके फॉर सम रीज़न। या फिर मैं इसको कहते हैं, मेरा वैसे पारा चढ़ना शुरू हो जाता है बैंकिंग केसेस वगैरह देख के। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ कि कमाई होगी इसके अंदर, इसलिए मुझे पसीने आ रहे हैं। यार देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9(1) is telling you कि what you are supposed to write down in your plaint बैंकिंग की। How is it telling you? Because ये कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि your plaint should contain all of this as well. आपसे जब अभी हमने पहले बात की तो दावा ड्राफ्ट करने के अंदर हमने कहा इन द सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा?
इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, यहाँ पे कहाँ पे होगा ये कोर्ट दावा? इन द कोर्ट इन द बैंकिंग कोर्ट कॉमा लाहौर। कहाँ पे होगा यार? मुझे कोई बता सकता है कि ये वाला दावा बैंकिंग कोर्ट कहाँ पे होता है, कहाँ पे डिफाइंड है? बैंकिंग कोर्ट हाई कोर्ट के मैंने तो सुना है कि शायद मैं हाई कोर्ट के अंदर भी है। हाँ, जीपीओ के सामने बैंकिंग कोर्ट है, बट मैंने सुना है कि हाई कोर्ट के अंदर भी है। हाँ नहीं, अपील केसेस अलग होता है। नो, सिंगल भी जज सुनता है। जरा गौर से जाके पढ़ें। ये जो हवाई फायर हम कर रहे हैं, बैंकिंग कोर्ट क्या होता है, क्या होता है, कहाँ पे लिखा होगा यार? थोड़ी सी जहमत करके हम देख लें। अभी मैंने सवाल किया था कि सेक्शन 2 में क्या होता है, तो जरा सेक्शन 2 जाके देखिए क्या लिखा हुआ है। और नहीं यार, क्या हवाई फायर ना करो प्लीज, पढ़ो। आप तो पता है सारों को, कोई नया? हाँ तुम बताओ। कितने से? 10 करोड़ से ज्यादा। सेक्शन 2 एक मेहरबानी करके ऊपर दोबारा देख लेते हैं कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। हाँ, आपने वो बीच में बोंगी मारी जो कि इसको कहते हैं पैदल वकील वगैरह मारते हैं कि पुरानी किताब जाके पकड़ लेते हैं और उधर से कर लेते हैं। इन्होंने लेटेस्ट चेक किया। आपको पाकिस्तान लॉ साइट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको कहाँ से चेक करने के लिए कहा था? पाकिस्तान कोर्ट से पढ़ के कह रहे हो? हैं भाई, बैंकिंग कोर्ट मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस विच द क्लेम डज नॉट, यहाँ पे 100 मिलियन लिखा हुआ है। आपने, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने बोंगी मारी और आपने बीच में बोंगी मारी। 50 मिलियन नहीं, 100 मिलियन, 10 करोड़ है। आपने कहाँ से उठाया है? पुराने वाले से, अमेंडमेंट के साथ। कि 50 लिखा हुआ है कि 500 लिखा हुआ है? तो स्टेट बैंक के ऊपर उन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ भाई ने, और हमने बीच में ये जो चीज़ वगैरह मुस्तनद जगह यहाँ पे, ये इसके सामने ये लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ और ये 100 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये डब्बा क्यों बना हुआ है ये? सॉरी, नीचे अगर आप पढ़ें तो ये लिखा हुआ है सब्सटीट्यूटेड एंड इंसर्टेड इन 2016 सेक्शन 2 से। समझ क्या आई? ज्यूरिसडिक्शन के लिए लेटेस्ट जो आपको अमाउंट वगैरह मिलेगा। यार वैसे एफआईओ की किताब पढ़ी हुई है बैंकिंग लॉज की, इसमें से जरा दिखाइए, आई वांट टू सी इट। अभी भी समथिंग सीम्स ऑफ 10 करोड़ का ये करके। हाँ, इट माइट इवन हैव बीन अमेंडेड रिसेंटली एज वेल। खैर, इन एनी इवेंट, ये देखो समझा मैं ये रहा हूँ, जमा कहाँ पे करवाना है उसके लिए लेटेस्ट लॉ आप चेक करेंगे और देखेंगे मालियत डिटर्मिन करती है कि हाई कोर्ट में भी एक बैंकिंग कोर्ट है, एक सिंगल जज के पास हाई कोर्ट में जमा करवाना है या यहाँ पे जमा करवाना है। ठीक है, सेक्शन आप ऐसे करके अब सेक्शन निकाल लीजिए। 2B जरा देखिए, जहां पे बैंकिंग कोर्ट की डेफिनेशन है, ठीक है, लिखा हुआ, उधर देख लीजिए प्लीज। मुझे ये बताइए कि हाईकोर्ट में एक मुकदमा कर रहा हूं 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, चलो ठीक है, 500 करोड़ का मैं एक मुकदमा कर रहा हूं और वो सूट फॉर रिकवरी जमा हुआ है हाईकोर्ट में चल रहा है। वहां पे जाके मुझे ये पता चलता है कि ओए इसके अंदर तो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई थी वो पार्टी ने बेच दी है और सेक्शन 19 है या 20 है उसके तहत बनता है, इसके ऊपर तो बनता है कि क्रिमिनल केस बनता है। इसके अंदर अगर आप इसी कानून में देखें, इसमें सिविल भी है और क्रिमिनल भी सजाएं। तो वो वाला दावा क्या वो हाईकोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट हाईकोर्ट में बैंक चल रहा है 500 करोड़ का दावा, तो वो वाला क्रिमिनल केस कहाँ चलेगा? है मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, तो वो वाला जो क्रिमिनल जो ऑफेंस हुआ है उसका केस कहाँ पे चलेगा?
क्यों जाहिर सी बात है, क्यों हाई कोर्ट में क्यों चलेगा? आपके तासुरात के मुताबिक वो हाई कोर्ट में चलेगा। और क्योंकि वो 100 बिलियन से ऊपर है। नो, इरेलेवेंट। आगे हैं, FIR कटेगी नीचे वो किस सेशन कोर्ट में चलेगा? नहीं, बैंकिंग कोर्ट में ही चलेगा। कौन से बैंकिंग कोर्ट में चलेगा? हाई कोर्ट में चलेगा कि नीचे चलेगा? यार मैंने थोड़ी सी आंखें खोल के एक सेकंड के लिए सारे के सारे सेक्शन 2C पढ़ लो, 2B पढ़ लो, सॉरी 2B1 पढ़ लो। जी मैडम बताइए। नहीं, गलत कह नहीं, वो पकड़े माइक पकड़ के कोई बताए। 2B1 पढ़ लो यार, क्या लगे हुए हो? गलत, आगे पढ़ो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलेगा। 2B1 क्या कहता है यार? नहीं यार तुमने नहीं तो क्या सेशन जज कोर्ट में चलेगा? ऑफेंसेस वाले कोर्ट में बैंकिंग के क्यों? क्या लिखा हुआ 2B1 में? 2B1 कोई पढ़ दो ना यार, माइक जिसके पास पढ़ा हुआ मैडम आप पढ़ दीजिए प्लीज, 2B1 पढ़ दीजिए। नहीं मैडम पढ़ रही है ना यार, माइक उनके पास है, पढ़ दीजिए। 2B1 in respect of a case in which the claim doesn't exceed 100 million rupees or for the trial of offences under this ordinance, the court established under section 5। रुक जाएं, यानी कि इस कानून के तहत रिगार्डलेस ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो भी ऑफेंस का जब होगा तो वो जाएगा नीचे बैंकिंग कोर्ट के पास, जो कि इस कानून के तहत सेटअप हुआ है, नॉट द हाई कोर्ट। सो एक मालियत से नीचे बैंकिंग कोर्ट जो सड़क के उस कोने के ऊपर है GPO के सामने, और तमाम फौजदारी ऑफेंसेस जो कि इस कानून के तहत बने हैं वो सड़क के उस साइड के ऊपर, और उसके अलावा यानी ज्यादा मालियत वाले दूसरे नौयत के सारे मुकदमा जात हाई कोर्ट के अंदर। सो हाई कोर्ट के अंदर सिविल वाला चलता रहेगा क्योंकि उसके मालियत ज्यादा है, मगर फौजदारी का जो ऑफेंस है सारे के सारे नीचे चलेंगे क्रॉस द रोड। सो अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कि इतनी छोटी चीज को गौर से पढ़ने से क्या फर्क पता चलता है, और हवाई फायर करने से और आंखें बंद करके जमा करवाने से क्या नुकसान हो सकता है। एक स्पेशल कानून बना हुआ है, आप बीच में चले जाएं, इसमें डिसऑनर ऑफ चेक्स वगैरह का भी मामला 489F में अगर आपने सिक्योरिटी में दिया हुआ तो वो वहां पे उस पर भी जजमेंट आ गई, जुरिस्डिक्शन उधर नहीं लाई करेगी। बैंकिंग वाले मामलात के अंदर जहां पे बैंक को सिक्योरिटी के तौर के ऊपर दिया है तो आपने बैंकिंग कोर्ट जाना है, आप इस पे उड़वा सकते हैं। अगर आपने इस पे उड़वाना है, आपने ज्यादा तय में पड़ा हुआ है, तो आप 489F अगर बैंक कोई जमा करवाता है तो आप उसको उड़वा के यहाँ पे कर सकते हैं। सो इसके ऊपर रोजी रोटी फिर से मिल गई, इसके ऊपर आपकी एबिलिटी फिर से बन गई, एक छोटे नुक्ते से गौर से तय में जाके पढ़ने से। अब आ जाए सेक्शन 9 की जो ड्राफ्टिंग की दोबारा बात हो रही थी, लेट्स कम बैक टू दैट। ये तो आपने लिख दिया ना कि इन द बैंकिंग कोर्ट, मैंने आपसे पूछ लिया केड़ा बैंकिंग कोर्ट, और इस केस की के अंदर मालियत कितनी थी मैंने कहा? हाँ 500 करोड़ कर लें तो फॉर एग्जांपल ये वाला तो फिर हाई कोर्ट में ही जमा हो रहा है, राइट। आगे आ जाए, जी 9 का प्रोसीजर आ गया। ऊपर क्या लिखेंगे आप? पहले टाइटल आ गया, फिर आप लिखेंगे सूट नंबर सच एंड सच, उसके अंदर /B भी लिखवाते हैं आपसे ताकि पता चले कि बैंकिंग का सूट है, ऑफ 2025। फिर आप नीचे लिखेंगे नाम वर्सेस, आप अगर बैंक हैं तो क्या लिखेंगे आप उसमें? CPC की रिक्वायरमेंट है। अस्करी बैंक लिमिटेड
through its duly authorized manager, Mr. such and such, authorized through such and such power of attorney, ये वो सारे के सारे लिखने पड़ते हैं। ये CPC की भी रिक्वायरमेंट है। नहीं करेंगे तो इसी नुक्ते को एविडेंस बना के लीव ग्रांट हो जाएगी दूसरी पार्टी को। वर्सेस किसके खिलाफ ही आप जमा करवाएंगे? कस्टमर जो बंदे हैं, जिसने गारंटी दी है, जिसने पैसे लिए हैं, जिसने मुआहदा किया, उन सारों को वो ये करके नीचे जाके डिफेंडेंट्स हो गए। फिर आप क्या लिखेंगे? सूट फॉर रिकवरी ऑफ सूट अंडर सेक्शन 9 भाई। तुम्हें 10 से खास मोहब्बत लगती है क्योंकि तुम बार तुम्हें 10 भी पहले पसंद आ रहा था और अब भी दावा भी तुम 10 में जमा करा रहे हो। 10 में क्या जमा होता है? हाँ, तो दावा तो नहीं होगा ना, दावा 9 में होगा। सेक्शन 9 ऑफ फाइनेंस। हाँ, अगर आपने करनी हो तो रेड विद आप जो मर्जी या एनी इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ कर लें, बट दावा अगर नहीं है तो अटैचमेंट तो नहीं है ना यार। तो प्रिंसिपली तो आपने दावा ही जमा करवाना है। एप्लीकेशन अगर आपको स्पेसिफिकली अटैचमेंट की दे रहे हैं अलहदा, तो उसको सेक्शन 16 में बना लेना, राइट। सो सेक्शन 9 के तहत अगेंस्ट द कस्टमर्स फॉर ब्रीच ऑफ सच एंड सच एग्रीमेंट, इस तरीके से आप सारा लिख सकते हैं। रिस्पेक्टफुली शो इट या रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। और उसके बाद अब पहला क्या, आप पहले मैंने आपको क्या कहा था कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखोगे? पार्टीज को डिस्क्राइब करोगे। यहां पे क्या लिखोगे? सेक्शन 9 आपको क्या बता रहा है, क्या लिखना है? अमाउंट ऑफ फाइनेंस का मतलब है पार्टी है। पार्टी के बारे में क्या लिखोगे? नाम तो ऊपर आ गए हुए हैं। पार्टी आपकी कोई कस्टमर है या कोई कंपनी वगैरह है, कोई बंदा है, इंसान है? हाँ, तो वो बताएंगे क्यों कस्टमर डिफाइन करने की क्या जरूरत है? नहीं यार, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। मेरा साथ वाला जो प्रॉपर्टी मेरी है दफ्तर के, वो भी मेरी है। बीच में मैंने एक किराए के ऊपर एक बैंक को दे दी, उन्होंने मेरे से मुआहदा कर लिया, उन्होंने मुझे पैसे देने, वो मुझे पैसे नहीं दे रहे, रेंट के ऊपर लिया हुआ है। तो क्या वो वाला दावा मैं जमा करवाऊंगा बैंकिंग कोर्ट में? क्यों? मैं वो बैंक है, हाँ, बिकॉज आई एम नॉट अ कस्टमर। पहले ये करो वगैरह, मैं बैंक का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। वाई? देखो सेक्शन 9 तुम्हें चीख के क्या कह रहा है? वेयर अ कस्टमर कहीं डिफाइंड है? सो अंडरस्टैंड दिस, जो वर्ड्स डिफाइन हुए हैं यू हैव टू से यू कम अंडर द डेफिनेशन। सो व्हाट यू विल से इज के पहला वाला कि आप बैंक की तरफ, अगर आप बैंक की तरफ से आप दावा जमा करवा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? पहले पैराग्राफ, दैट द प्लेंटिफ, मैंने आपको कहा कि प्लेंटिफ अपने आप को पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन करता है। सर इधर नहीं कोई बैठेगा, प्लीज सेंटर में बैठेंगे आप। प्लेंटिफ इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्लेंटिफ इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2C किन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाता है? तो शायद आप ये भी लिख दें, सेक्शन इज the plaintiff is a bank, is a financial institution under the meanings of section 2A of financial institutions, and is a company incorporated inside Pakistan and transacts the business of business of banking or any associated or ancillary business in Pakistan through its branches, which ये करके जादुई अल्फाज सारे के सारे यही लिख डालो। कोई मुझे पता, अली बाबा चार्ल्स चोर की कहानी कितने लोगों ने सुनी है?
अब यूट्यूब जनरेशन ये कहानी लगता है आपके वालिदैन ने आपको सुनाई नहीं करते थे, यूट्यूब लगा के बिठा देते थे। अली बाबा 40 चोर इनको सिर्फ सुनाई हुई, और किसको सुनाई है? अभी जाके देख लेना अली बाबा 40 चोर के अंदर क्या होता है, कोई कहानी। मैडम आप बताइए, माइक के ऊपर बताइए कहानी क्या थी। नहीं, पीछे वाली आपकी, आपने अगर सुनी हुई है तो आप सुना दीजिए। 40 चोर होते हैं, उन्होंने आवाज नहीं, बटन दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। हेलो जी जी। अली बाबा कौन होता है? हाँ, आवाज आपकी क्यों नहीं आ रही? माइक ऑफ ना करें ना, एक दफा ऑन करके बस छोड़ दिया करें। अब आ रही। नहीं यार, टू द पॉइंट। यार मैं सुना देता हूँ कहानी, मैडम छोड़ें बीच में, आपसे तो माइक ही नहीं इस्तेमाल हो रहा। यार देखो, अली बाबा 40 चोर एक कहानी है जिसके अंदर बेसिकली एक लकड़हारा होता है अली बाबा, जो कि वहाँ पे एक जंगल के अंदर हो रहा होता है। तो वहाँ पे 40 चोर आ जाते हैं। 40 चोर एक गार के सामने उनका हेड सरकार जाता है और वो कहता है खुल जा सिमसम, ओपन सेसमी अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं। तो वो गार जादू से खुल जाता है, उसके अंदर बहुत पैसे शैसे ये वो चीज़ें सारी की सारी होती हैं, उसने अपनी इक्विपमेंट अंदर डाल दी होती है और सारी चीज़ें रख के वो चला जाता है। अली बाबा जाके ये उसको उसका पता चलता है कि जी ओपन सेसमी से थोड़े बहुत पैसे निकाल के वो ले जाता है। उसके भाई को पता चलता है कि जी अली बाबा के को वहाँ से तो अमीर हो गया। तो उसने कहा भाई कैसे किया? तो वो उसको कहता है कि मैं गार पे गया, वहाँ पे मैंने ओपन सेसमी कहा तो वो गार खुला और ये वो करके। तो उसका भाई जाता है और उसका भाई जाके वहाँ पे वो लालची भाई होता है, वो जाके ओपन खुल जा सिमसम कहता है, खुलता है, अंदर जाके पैसे निकाल रहा होता है सारे का सारा। और वो जब बाहर निकलने की बारी आती है तो वो भूल जाता है कि खुलता कैसे। वो कहता है गार खुल जाओ, गार नहीं खुलता। कहता प्लीज़ गार खुल जाओ, वो फिर नहीं खुलता। कहता प्लीज़ प्लीज़ खुल जाओ, वो नहीं खुलता। वो आके चोर आके उसको चीर फाड़ करके उसको कत्ल करके मार देते हैं। द डिफरेंस फंडामेंटल, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वर्ड्स मैटर, और जादुई मैजिकल वर्ड्स मैटर, और कानून के वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग सो दे मैटर। सो जो अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, you will use the word financial institution, you will not use the word bank throughout your dawa. If you do, I will go ahead and file a leave application and say कि an issue evidence लेना इसलिए ज़रूरी है कि it needs to be established whether you are a bank under the meaning of such and such चीज़, और लीव ग्रांट हो जाएगी और मेरा मुकदमा जो 6 महीने में मेरे खिलाफ होना था वो अगले 5 साल के लिए आगे चला जाएगा और बैंक आपको फायर कर देगा। अंडरस्टैंड दिस कि कानून के अंदर जो अल्फाज हैं, आपको मैं कह रहा हूँ वो चीख चीख के आपको बता रहा है कि आपकी प्लेंट के अंदर क्या लिखने हैं। सो वाई डू यू नीड टू राइट योर ओन वर्ड्स? यू गो हेड एंड पिक अप द वर्ड्स जो कि यहाँ पे 2B1 में करके वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट, और उसकी डेफिनेशन को भी आप बीच में रीइटरेट कर दें कि हम ये काम करते हैं। आगे जाके ये लिखा हो और साथ ये भी लिखा हो कि अगर फलां नोटिफिकेशन के अंदर भी अगर कोई मौजूद हो तो ये करके स्टेट बैंक के अलावा ये जितने बैंक्स वगैरह हैं हम ये करते हैं। सो यू सपोज टू राइट दैट डाउन। पहला पैराग्राफ हो गया, प्लेंटिफ को आपने डिफाइन कर दिया। दूसरा पैराग्राफ क्या होगा? दोबारा सेक्शन 9 को देखें। आपको मैंने कहा था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दूसरे में कहेंगे डिफेंडेंट इज अ लफ्ज जादू का यूज करेंगे, कस्टमर एज डिफाइंड इन, बिकॉज ही कैन टर्न अराउंड एंड से आई एम नॉट अ कस्टमर, आई एम अ लैंडलॉर्ड टेनेंट की रिलेशनशिप है। सो यू हैव टू प्लीड दिस स्टफ, और ये सारी की सारी चीजें आप लिखेंगे। तो इसका बताइए क्या है? तो T2C में क्या लिखा हुआ है? लेट्स कम टू 2C। Person to whom finance have been extended by a financial institution within or outside Pakistan, and includes the person on whose behalf a guarantee or letter of credit has been issued by a financial institution as well as a surety or indemnifier. तो बता दीजिए कि क्या लिखेंगे आप। यार को कौन बंदा माइक पकड़ के बताए मुझे? नहीं यार, मैंने तुम्हें नहीं, स्टॉप डूइंग दैट एक्सरसाइज। तो बहुत तुमने जवाब दे दिया, यू नो एवरीथिंग।
आप बताइए, लाल जैकेट के अंदर बैठे हुए पैराग्राफ 2 के अंदर क्या लिखेंगे, कस्टमर को कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जैक्ट क्या लिखेंगे? पैरा 2C डिफाइन करें और गुफ्तगू। आप भी उठ के सारे इधर आ जाइए, नो वन इज अलाउड टू सिट हियर प्लीज, ऑल ऑफ यू विदाउट एक्सेप्शन पीछे जाइए। जी बताइए। कस्टमर से मुराद है ऐसा कोई? आई एम नॉट आस्किंग, आई एम सेइंग व्हाट, ये क्या आप ये लिखेंगे कस्टमर से मुराद है? आई एम टाइपिंग राइट नाउ, आप बताइए क्या लिखना है। पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है? दैट द डिफेंडेंट्स आर, आगे। सॉरी सर, आपने पूछे कस्टमर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन। मैं पैराग्राफ 2 टाइप कर रहा हूं, मैं आपका स्टेनो, आप बताइए मैं क्या क्या लिखूंगा। नहीं, मैं आपको वैसे कह रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं आपको झाड़ नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ आपका स्टेनो, दहशत ही मेरी इतनी है वगैरह। मैं कह रहा हूँ भाई की लिखना है ना, बोलो ना, क्या लिखोगे? पैरा 2 में अब स्टेनो बैठा हुआ मैं नहीं हूं, चलो कोई और एक्चुअल स्टेनो बैठा हुआ, क्या लिखना है बताओ? अभी मैंने बताया पैराग्राफ 1 में लिखा है that the plaintiff is a financial institution under the meaning of section as defined under section 2B1 of 2A1 of the Financial Institution Recovery of Finances Ordinance as it transacts the business of banking or associated and other ancillary business in Pakistan through its branches within Pakistan and outside Pakistan अगर है तो। अब आप कस्टमर की डेफिनेशन, मैं कह रहा हूँ अपने अल्फाज में मत इस्तेमाल करो, उसको जो डेफिनेशन है इस्तेमाल करके क्या लिखना है? दैट द डिफेंडेंट्स आर कस्टमर्स as defined under section 2C of the Financial Institution Recovery of Finances Ordinance, ये करके आगे पढ़ाओ क्या लिखा होगा? According to section 2C, customer means a person whose guarantee has been extended by the financial institution. नहीं भाई, आप ये लिखोगे is a customer as they have been extended finance by the plaintiff financial institution, ताकि वो भी इस डेफिनेशन में आ जाए। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कस्टमर नहीं हो तो आप सेक्शन 9 के दरवाजे से अंदर नहीं घुस सकते। क्या कस्टमर दावा कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे? सेक्शन 9 आपको अलाउ करता है उन पे भी दावा करने के लिए, बट जरूरी है कि रिलेशनशिप इज वन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कस्टमर और फाइनेंस भी फॉरवर्ड की हो। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस की डेफिनेशन के अंदर लेट्स फॉर नाउ अज्यूम कि क्रेडिट कार्ड नहीं इंक्लूडेड होते हैं, बट अगर लेट्स इंक्लूड के क्रेडिट कार्ड नहीं इंक्लूड, या वो आपको सर्विस दे रहा है नॉन बैंकिंग से रिलेटेड कोई सर्विस वगैरह आपको दे रहा है, अग्रीमेंट भी है, आप उसके कस्टमर भी हैं, फाइनेंस की डेफिनेशन में अगर नहीं आता क्रेडिट कार्ड, तो यू कांट फाइल अ केस अंडर दिस बिकॉज एक फाइनेंस देना लाजमी है। यू विल ऑल्सो हैव टू डिफाइन कि जो आपकी रिलेशनशिप है, जो आपको उसने फैसिलिटी दी है, वो फाइनेंस है। समझा ये रहा हूं, सेक्शन 9 आपको वो जादुई चीजें बता रहा है, अल्फाज बता रहा है जो कि ना सिर्फ आपने इस्तेमाल करने, बल्कि उनके अंदर आओगे तो दावा बनेगा, उनके अंदर नहीं आओगे तो वेले हो, वो सुना ही नहीं जा सकता। तो समझ आई ये सारी की सारी चीजें। अगर मैं वकील हूं, मैं इनको गौर से देख रहा हूं, तो मैं इनको इस्तेमाल करके आपको आप पे मुकदमा करूंगा। आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं तो आपकी पहले क्या 2 ऑब्जेक्शन होंगी? वो कहता है कि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, तो आप क्या कहोगे? तू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप कस्टमर हैं, आप कहेंगे नहीं हूं। वो कहता है आपने फाइनेंस अवेल की हुई, आप कहते हैं नहीं फाइनेंस अवेल की हुई, अगर कोई मुआहदा था भी तो फाइनेंस के बारे में नहीं है। समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि प्लेंट में काम होता है खिंच के अंदर पकड़ के बंद कर दो, डिफेंस होती है खिंच के बाहर निकल के, उसमें से आपने बाहर निकलना है, उस सर्कल में से बाहर निकलना है। एवरी सिंगल वर्ड इज अ सर्कल विद विच यू कैन प्ले। यू कैन जस्ट कम टू द मेन नुक्ता
दीज आर कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शनल फैक्ट्स कि किन किन चीजों के वो मुआहदे वगैरह करके वो आप खेल सकते हो। इनकी जरूरत ये है डेफिनेशंस को पढ़ने की कि एस्कोबार में किस तरह निकला, इससे मैं अंदर कैसे खींच के लेके आऊं, मैंने मुकदमा अगर किसी को करना है। These are called jurisdictional facts के ये खींच के लाओगे तो बैंकिंग कोर्ट में दावा चल सकता है। यू कैन मेक अ केस कि जी सिविल कोर्ट में चलना चाहिए था, बिकॉज आई हैव नॉट अवेल्ड अ फैक्ट, ये करके सारे का सारा। ये मेरे एसोसिएट पे बैठा हुआ है, एडी साहब की कॉल आ रही है, उनसे पूछें सुप्रीम कोर्ट में जो केस जमा करवाना है कब लेट से लेट मैं कब तक उनको कर सकता हूँ। अगर आज हर सूरत में जमा करवाना है तो कर दें जो मैंने ड्राफ्ट बना के दिया है, अदरवाइज अगर एक दिन और मिलता है तो देख लें, कॉल करके बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट का केस भी जो सारी रात बैठ के ड्राफ्ट की है वो भी जमा करवाने के लिए मुंशी को दिया हुआ इस्लामाबाद में हो रही। एक लेवल के ऊपर शो भी मार रहा हूँ, हाई कोर्ट में भी मैं था, सिविल कोर्ट का भी था, सिविल कोर्ट में भी मुकदमे मुझे मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, और मैं अपनी बिक्री भी कर रहा हूँ उसके ऊपर सोशल मीडिया पे और यहाँ पे भी और आपके सामने भी। बट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि आई एम मल्टीटास्किंग राइट नाउ। और जो कॉल आई है मुझे इसी फ़ोन के ऊपर आई है अल्लाह दत्ता मुंशी की, तो उसको मैंने इसके थ्रू वो भी कर लिया। आई एम स्टिल नॉट स्टॉपिंग और आई एम स्टिल एबल टू पिक अप माई थॉट यहाँ से एंड कंटिन्यू विद यू राइट नाउ। गर्मी भी लग रही है मुझे, कॉलर भी बार बार चुभ रहा है और मैं दिल में सोच रहा हूँ कि मैं खोल लूँ उतार लूँ कि नहीं, लेकिन मैंने अगर किसी को झाड़ा है कल के लिए फिर भी आपको टाई लगा के बैठे रहना चाहिए, तो फिर मुझे लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए कर रहे हैं। इशू देखो यार, बात फ्रैंकली ये है कि लेट्स कम बैक अगेन टू सेक्शन 9। सो आपको एक डेफिनेशन आ गई कि कस्टमर के अंदर आपने खींच लिया, अगली डेफिनेशन के अंदर क्या आपने बताना है कि द रिलेशनशिप इज वर्ड यूज किया हुआ है ऊपर रिगार्डिंग फाइनेंस के, उसने मेरा फाइनेंस अवेल किया है। फाइनेंस कैसे अवेल किया है, उसके टुकड़े वगैरह होंगे, मुआहदा हुआ, मुआहदे के तहत पैसे दिए गए, इतनी डिसबर्समेंट की गई, मुआहदे के तहत आगे सेक्शन 9 में और क्या चीजें मैंने पैराग्राफ्स में लिखनी है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं यार अभी नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ जस्ट टेक इट लुक एट 9(1). आई एम सेइंग पैराग्राफ्स में और क्या चीजें आपने लिखनी है। पावर ऑफ और नहीं यार पहले अभी हम पहले 3 लाइनों से ही नहीं आगे निकले। फाइनेंस की डिटेल्स लिखनी है, मुआहदा किसके तहत हुआ, और क्या लिखना है। और नहीं यार तुम मुंशियों वाले काम करने शुरू कर देते तो सारे के सारे बैठ के डॉक्यूमेंट की तरफ चले जाते हैं। तय में अ लॉयर्स इंस्टिंक्ट इज अबाउट कि क्या मैंने लिखना है, अग्रीमेंट लिखना है, फिर उसके अंदर और कौन सा वर्ड है, ऑब्लिगेशन। यूज द वर्ड ऑफ ऑब्लिगेशन। अंडर द अग्रीमेंट ही वाज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे XYZ, ये चीजें करनी थी। लिस्ट आउट द ऑब्लिगेशन, सो दिस इज द पावर। उसके बाद ऑब्लिगेशन के बाद एक और वर्ड जादू का इस्तेमाल किया हुआ, वो भी आपने लिखना है। rather than writing did not fulfill his obligation, you will use the word committed a default, because the law says the word. I don't want actually you to be using your own vocabulary. I want you to use the magic words of the law. It says committed a default, so he committed a default by ये करके, right? Not only is this section telling you कि क्या क्या चीजें डालनी है देजकी के अंदर पकाने के लिए हांडी, उसके साथ साथ जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो भी। सो इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो गलती कर सकते हो, इनके जो स्पेसिफिक अल्फाज हैं इस्तेमाल करते हो तो वो अगर आप कर सकते हो तो उसका फायदा है। सो इतना डरने की कोई जरूरत नहीं होती। दिस इज टेलिंग यू कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने, उसने सारे का सारा होमवर्क करके दे दिया हुआ तुम्हें। इट इज टेलिंग यू कौन से पैराग्राफ्स बनने हैं। ऑब्लिगेशन लिस्ट करोगे, फाइनेंस लिस्ट करोगे पहले, उसके तहत के फाइनेंस के तहत क्या ऑब्लिगेशन थी वो लिस्ट करोगे, उसके बाद क्या डिफॉल्ट हुआ वो लिस्ट करोगे, दावा हो गया। उसके इर्द गिर्द उसकी आपने विंडो ड्रेसिंग क्या करनी है और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स इट इज टेलिंग यू। इसके बरक्स इट इज ऑल्सो टेलिंग यू अगर आप डिफेंडेंट की तरफ से तो लीव एप्लीकेशन में आपने क्या कहना है। नॉट अ कस्टमर, नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, no finance availed, no default, there was no obligation. So what is the question of default? Nothing is recoverable. Language.
सो ये चीज आपको मैं यही समझा रहा हूं, कोई लॉ पकड़ लो, वाइंडिंग अप की पिटिशन पकड़ लो, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की हुई, यूज दोस मैजिकल वर्ड्स, यूज सेक्शन 2। एंड इंपॉर्टेंट चीज होती है ज्यूरिसडिक्शन, ये चीजें आपको ज्यूरिसडिक्शनल फैक्ट्स एंड दिस एंड दैट, वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं, वो ये है कि दायरे के अंदर खींच के लाना है और दूसरी पार्टी ने बाहर निकलने की कोशिश करनी है, और इट्स जस्ट अ टग ऑफ वॉर जो कि कोर्ट के अंदर होनी है। सो अंडरस्टैंड दीज, ये अल्फाज इस्तेमाल करना जरूरी है, समझ आ रही है? तो इसके बाद फिर बैंक लिखने की नहीं जरूरत बैंकिंग के इसके अंदर दावे के अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिकवरी ऑफ लोन नहीं, फाइनेंस, कस्टमर, that is why you go ahead and do that. हाँ, you defined him, you can use the word defendant of course, because एक दफा आपने उसको कस्टमर डिफाइन वगैरह कर लिया, but relationship has to be of this particular nature for you to be इसके अंदर करके, और it case may institute a suit in the banking court by presenting a plaint, यानी ये plaint होगी, plaint की फॉर्म में, जिसके अंदर यानी कि which shall be verified on oath। oath कैसे लेंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ से पता चलता है? फाइलिंग की क्या स्पेलिंग है? FILLING, FILING, तो FILLING क्या होता है? तो वो किसको भर रहा है, क्या भर रहा है? में लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करवाना है फॉर फिलिंग, 1 या 2 दिन शायद हमारे पास मौजूद है। कंस्ट्रक्शन वाले भाई यही है? नहीं, कंस्ट्रक्शन वाले नहीं यार, ये देखो, इसका मैं रिकॉर्ड वगैरह तुम्हारे सामने लगा रहा हूँ, बट दिस किड इज बेटर देन 10 एसोसिएट्स जो मेरे दफ्तर से गुजर जा चुके हुए, अभी जिस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ, इसकी नॉलेज, इसकी पिकअप वगैरह इस तरीके से है, इसकी डेडिकेशन और इसके मुकदमे वगैरह करने के लिए और ये ऑर्डर्स वगैरह पढ़ने के, मुझे इसको कहना पड़ता है कि यार खुदा दा खौफ कर, यार बस कर, क्यों मेरा सिर खादा इसकी ये, और इतना ज़्यादा ये बेचारा बच्चा सेंसिटिव है कि आज रात को ना सुबह 2 बजे ही इज गोइंग टू राइट मी अ लेटर 1.5 सफ़े का कि जी मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको ये कह दिया, ब्ला 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 ब्ला, और ये लिखता है, और मैं फिर इसको कहता हूँ यार मेरा सिर ना खा। देखो आपके सामने खुल के मैं, द रीज़न आई एम डूइंग इज, पार्ट ऑफ द रीज़न है इसलिए मैं आपको डराना भी चाहता हूँ, बट मेरा स्ट्रगल मेरा एक्चुअली मेरे बच्चों की जगह के ऊपर है, तो वी हैव अ गुड रिलेशनशिप। जो काम वगैरह करते हैं, जो नहीं करते परसिकला, उनके साथ मैं क्या करता हूँ, हैं ये यहाँ पे सामने बीच में बैठी हुई मैडम परसिकला बहुत रेगुलरली यहाँ पे बहुत जान वगैरह करते हैं, तो हंसते खेलते हुए वकालत नीड्स टू वर्क, और जस्ट द फैक्ट दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फन विद दिस, बिकॉज यार देखो टेंशन वाली बड़ी चीज़ है, मगर आपकी एसोसिएट्स, आपके दोस्तों के साथ अगर आप अपने बना के नहीं अपने दफ्तर में रह सकते ना, तो देन यू आर नॉट लाइकली टू बी ए गुड लॉयर। आइडिया ये है कि मैं अभी भी अपने, जिनके साथ मैंने इब्तदा के अंदर मांडवी वाला जफ़र में और वकालत वगैरह शुरू की थी, अभी भी मेरी दोस्ती यारी है। माना कि जिससे मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती यारी थी, उसको मैं हरा के सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन जीता था, और वो मेरी को काफ़ी अर्सा शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, बट जो सियासत में फिर चलता है। खैर चलो, कमिंग बैक टू दिस, भाई ये हो गया, और प्लेंट शैल बी, अब देखो ऑल ऑफ दिस यू नीड टू से 1 2 3 4, ये चेकलिस्ट है, वेरीफाइड ऑन ओथ है, प्लेंट की फॉर्मेट होगी, इट नीड्स टू बी वेरीफाइड ऑन ओथ, वेरीफाइड ऑन ओथ का एक अलहदा कानून है, प्लेंट का अलहदा कानून है, CPC की भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी, और इन द केस ऑफ, और कौन साइन करेगा in the case of financial institution by the branch manager or such officer as the financial institution may be duly authorized in this behalf. So अगर एक बैंक का डायरेक्टर कहता है नहीं यार मैं जमा कराना है, वो तो ब्रांच मैनेजर से ऊपर ही होता है, ब्रांच मैनेजर उसका नौकर है, तो वो जमा करा सकता है अपने दस्तखत के साथ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या ब्रांच मैनेजर को ऑथराइजेशन की जरूरत है? क्यों? लॉ ने उसको अलाउ किया है। इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांच मैनेजर खुद बजाते खुद, ही विल से इफ ही साइनिंग देन ही बेटर से कि आई एम द ब्रांच मैनेजर।
इफ ही डिडंट से ब्रांच मैनेजर, मैं इसके ऊपर इशू बना दूंगा, लीव ग्रांट हो जाएगी कि ये ब्रांच मैनेजर है कि नहीं, ऑथराइजेशन है कि नहीं. इफ ही सेज ब्रांच मैनेजर देन ही डजंट नीड टू हैव एन ऑथराइजेशन. हाउएवर अगर वो कोई और है बंदा तो उसकी ऑथराइजेशन पावर ऑफ अटर्नी लगेगा या बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगी. ये सीपीसी की भी रिक्वायरमेंट्स है. ऑल आई एम सेइंग इज दिस स्टफ मैटर्स. अगर आप इसको तय में, और ये देखो एक के ऊपर अड़ के हम कितनी अरसे से क्या बातें वगैरह कर रहे हैं. इससे पकड़ के फाइनेंस के लिए वी कैन गो बैक एंड लुक एट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस और किस किस नौयत की चीजें वगैरह उसके नीचे आती हैं, किस नौयत की चीजें उसके नीचे नहीं आती. So that is another thing that you can basically take a look at as well. ये हो गया सारे का सारा. और इसके साथ क्या लगेगा? So this is told you के साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी लगेगा. और दोनों क्या, कस्टमर अगर दावा जमा करवाता है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगेगा बैंक के खिलाफ. तो कौन गप्पे लगा रहा है? दरवाजा प्लीज बंद करवा दीजिएगा. हाँ, क्यों नहीं लगे? उसने लिखा हुआ है द प्लेन शैल बी सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट which in the case of financial institution shall be duly certified by under Bankers Books Evidence Act. दोनों के लिए लगेगा, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है. तो गौर से पढ़ो, ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारी रोजी रोटी के बारे में बता रही है. और फ्रैंकली अगर ये 1.5-2 सफे अगर आप पढ़ लोगे ना, आप बैंकिंग के किंग हैं, कोई नहीं आपको हरा सकता. बट यू नीड टू रीड इट इन डेप्थ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कैसे आपस में लिंक हो रहा है. इसके जो वर्ड्स हैं डेफिनेशन के साथ मिलके पढ़ोगे क्या है ऑफेंस वगैरह. वंस अगेन आई एम सेइंग कि बैंकिंग के कानून का एक सफे के ऊपर आई कैन रिड्यूस दीज 28 करके वगैरह. यू कैन बिकम द किंग ऑफ बैंकिंग फील्ड जस्ट बाय रीडिंग दीज 28. कितने सेक्शन है यार, मैं हर दफा भूल जाता हूं. 29 सेक्शन सारे के सारे पढ़ के. तो आपकी रोजी रोटी, अगर आपने बैंक के पैनल पे जाना है तो एक सफा नहीं पढ़ सकते. क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है. एग्जामिन दिस, टेक अ लुक एट बैंकिंग की जो प्लीडिंग्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ प्लेंट्स वगैरह. उस्ताद का अगर केस है तो ये जाके देखो what mistakes is he making, वो किस तरीके से कर रहा है, what good way in is he proceeding. ये चीजें आपकी ट्रेनिंग का इसेंशियल हिस्सा हैं. यार प्लीज कंसिस्टेंटली गुफ्तगू ना करो यार प्लीज. अगर मेरे से सवाल है तो कोई मेरे से पूछ लो, मैं आई विल हेल्प यू गाइस आउट. सो ये रिक्वायरमेंट्स हैं. आगे सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अमाउंट भी आप लिखेंगे, ये क्या करेंगे, यूं कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, सारी की सारी. तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं. मुझे ये बता दीजिए, उसके बाद फिर आ जाता सेक्शन 10. दूसरे साइड से आपको एंगेज करने के लिए आ गए, उधर भी बड़ी फीस है. सो आप डिफेंडेंट की तरफ से आ रहे हैं तो डिफेंडेंट की तरफ से सेक्शन 10 एक दफा आप थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिए. आई गिव यू गाइस 2 minutes एंड देन वी कैन डिस्कस. अगर नहीं पढ़ा अभी तक. सेक्शन 9 पे अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछो यार. जी माइक पकड़ लीजिए ना यार. माइक वैसे आपके पास चलता नहीं है, उनका तो चल रहा था. अगर आपके पास आके वो जवाब दे देता, दहशत इतनी. बताइए. मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे मैंने देखा है कि कस्टमर के बारे में हमने केस डिस्कस किया जहाँ पे हमने केस इंस्टीट्यूट किया है. मगर जो मेरा ये सवाल है कि क्या हम like if we're not a financial institution, let's say मेरा किसी दोस्त के खिलाफ मैंने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और मैंने उसने मुझे चेक दिया था अगेंस्ट माय इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के तौर पे, और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या वो भी केस इधर ही जाएगा या कहीं और जाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है ना. फाइनेंस शायद आपने उसको फाइनेंस किया हो ब्रॉडर वर्ड में, बट सिंस ही इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू विल गो फाइल 489F का या रिकवरी का दावा सिविल सूट में, सिविल कोर्ट में, या ऑर्डर 39 का और 37 का दावा. सर ये दोनों काम हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं. कौन से? फाइलिंग FIR करवाना और साथ में
उसके थोड़े से टेक्निकल मसले होते हैं, लेकिन उसको बेल आराम से मिल जाती है, मगर यू कैन डू बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। मेरा एक चेक बाउंस हुआ अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि फौजदारी का पर्चा कटवा के उसको अरेस्ट करवाऊँ, पैसे आराम से जल्दी निकलेंगे कि मैं उसके रिकवरी का करूँ। रिकवरी का अगर मैंने दावा कर लिया, उसकी भी लिमिटेशन होती है टाइम पीरियड, तो फिर बाद में मुझे मसला पड़ेगा। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन बेल फिर आसान, आप खुद मान रहे होते हैं कि सिविल नौयत का दावा है, तो सिविल नौयत का दावा है तो वो ये कह के आपको उसको बेल ग्रांट कर देते हैं कि देयर इज अ सिविल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, तो इसलिए। तो और कुछ सेक्शन 10 अगर आप देख लीजिए, सेक्शन 10 के अंदर ये लिखा हुआ है कि समन्स अगर आपको मिल गए, तो अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आगे कहता है कि मोहम्मद भाई मुझे ये आ गया है, नोटिस समन पहुंचा है, तो अभी तो इसमें मेमो जमा करवाएं, अगली तारीख जो है वो क्या उसको कहते हैं अगले महीने लगी हुई है, मेमो जमा करवाएं और टाइम मांगें इसमें जमा करवाने के लिए, तो क्या करेंगे, या उसमें अवॉइड करने की कोशिश करें, तो व्हाट विल यू डू? सर विद इन 30 डेज करेंगे। हाँ, विद इन 30 डेज लीव टू डिफेंड करेंगे। सॉरी नहीं, पहली तारीख के ऊपर मैं 30 डेज कोर्ट वाली डेट पे हो रहे हैं, तो मैं उस दिन जाके कहता हूँ जी टाइम दें जरा थोड़ा सा मुझे, तो क्या होगा? सर उसके खिलाफ डिक्री हो जाएगी। हाँ, केस उड़ जाएगा, केस सॉरी डिक्री हो जाएगा, आप उड़ जाएंगे, आपका क्लाइंट उड़ जाएगा, क्योंकि आप सिविल कोर्ट के वकील थे, आपको बैंकिंग का तरीका ही नहीं पता था। तो ये बताइए कि आप बताइए कि 30 डेज फ्रॉम वो व्हेन हैं? तो अगर आई डू दिस कि जज ने ऑर्डर वगैरह कर दिया, नोटिस आपके घर आया है, आप उसको कहते हैं कि यार ये ले 5,000 रुपए और लिख दे कि और तामील की रिपोर्ट ही ना जमा करवा, तो क्या होगा? अच्छा, आप बताएं। नहीं, आगे चलें, आपने अपने क्लाइंट के का केस दबाव कर दिया, आगे बताएं, आप बताएं। ख्याल में नहीं, मुझे कानून के बारे में बताएंगे आप। अगर आपको आपका क्लाइंट कहता है कि आपने उसको डिले करना है, तो आप उसमें पेश क्यों होंगे? अच्छा, अच्छी बात है, चलो ठीक है, ये भी क्लाइंट उड़ गया। और बताएं। नहीं, आपको आप दोनों को चांसेस मिल गए हैं। और कोई बताएं। ओ भाई यार, कानून पढ़ें जाके। 30 डेज फ्रॉम व्हाट कहाँ लिखा हुआ? डेट ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है। तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ भी वही चीज होनी चाहिए जो अली बाबा के भाई के साथ हुई थी। चीर फाड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ख्याल है कि डेट ऑफ नॉलेज से है। कानून क्या कहता है? नहीं, ये एक समन्स लिखा हुआ, खुदा का खौफ करो यार। I have the biggest stupidity you can do in this profession is कि try to come up with stuff which is not in the law. आप इधर ना बैठे, प्लीज सेंटर में आके बैठे सारे। हर बंदे को मैं बार बार यही कहता हूँ। मुख्तलिफ सीटें इधर साइड पे मौजूद हैं। The biggest stupidity you can do is कि read into it कि जी डेट ऑफ नॉलेज से है। The biggest stupidity you can do it कि I need to be served. सर्विस का क्या लिखा हुआ है कि कैसे सर्व होगा पहली तारीख के ऊपर? व्हाट आर द मोड्स ऑफ सर्विस? प्लीज पढ़ के बताएं मुझे। नो, प्लीज पढ़ें। न्यूज़पेपर का इश्तिहार जिस दिन हो जाएगा, आपने उसको अवॉइड करवा दिया कि जी जब 5,000 पहले नाजा नहीं समन हुई। एक्चुअल सर्विस 30 डेज स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द डेट जिस दिन अखबार इश्तिहार हुआ है। वो लिखा हुआ है। उन्होंने इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, लोग अवॉइड करते हैं सर्विस, उन्होंने लिख दिया हुआ है कि एक्चुअल सर्विस की तारीख वगैरह इज नॉट रेलेवेंट। जिस तारीख के ऊपर डेट ऑफ फर्स्ट सर्विस होगी, और अखबार इश्तिहार वाज द डेट ऑफ फर्स्ट सर्विस। बट यू वर अनफॉर्चुनेटली स्टूपिड। इतना के बीच में आपने कहा कि वो जी सिविल कोर्ट की मैं वकालत करता, उन्हें तो अखबार इश्तिहार होना होगा। आपने वो पढ़ा ही नहीं हुआ सेक्शन की, सारा ही चीजें पहली तारीख पे हो जाता है।
फैमिली कोर्ट में भी यही चीज अडॉप्ट की गई। आज वाले चीज के अंदर उन्होंने अखबार इश्तिहार आज आ गया हुआ था। आई इनिशियली ट्राई टू अवॉइड सर्विस, आपके सामने जो मैं केस का जिसका जिक्र कर रहा था, बट देन आई फाउंड आउट कि अखबार इश्तिहार आ गया हुआ है तो एक तरफा मेरे खिलाफ हो सकता है। इसमें भी उन्होंने पहली तारीख पे सारी हो जाती है। ऑल्टरनेट मोड ऑफ सर्विस वाला सिलसिला ही नहीं है कि 8 महीने लगे हुए, अभी पहला नोटिस भेजा फिर दोबारा से बीच में भेज दिया। उन्होंने कहा पहली दिन ही होगा, नहीं आने देते 30 दिनों के बाद नोटिस करके। उसके ऊपर होगा कि वो एक तरफा डिक्री को फिर 30 डेज के अंदर खत्म करवाने की कोशिश करेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। एक दफा गले के ऊपर छुरी चल गई तो कहां पे आप हाथ पकड़ के बीच में करते रहेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस, रीड व्हाट द लॉ सेज एंड डू नॉट रीड व्हाट द लॉ डज नॉट से। ये चीज जो अच्छे अच्छे वकील भी गलतियां बोंगियां मारते हैं, क्योंकि वो उनकी एजम्पशन होती है, क्योंकि उन्होंने सिविल कोर्ट में किया होता है, चूंकि उन्होंने इधर किया होता है, लोगों के मुकदमे और घाट बिकवा के फिर पता चलता है उनको कि वो यार ऐसे था, मुझे तो ये पढ़ना चाहिए। आंखें खोल के, दिमाग खोल के, रोजे में भी ना भी अगर भूख लगी हुई है, दिमाग नहीं चल रहा वगैरह, द फोकस नीड्स टू बी देयर, बिकॉज फ्रैंकली बैंकिंग वाले केस में एक गलती करोगे तुम्हारे क्लाइंट का घर बिक जाएगा फ्रैंकली। और उनको उठा के उनके बच्चे वगैरह जो भी होंगे वगैरह, यू माइट हैव हैड अ डिफेंडेबल केस, बट चूंकि आप लेजी हैं या आप बीच में आपने कानून नहीं पढ़ा हुआ, यू कैन डिस्ट्रॉय पीपल्स लाइफ। इस तरीके से कोई मसला ही नहीं है। ऐसे भी केस क्लाइंट्स रहे जिनके बाप की कब्र भी बिक गई थी। ये रीगल सिरामिक्स गंगा उसके गुजरांवाले के रास्ते के अंदर है, वो उन्होंने प्रॉपर्टी भी बेच दी, मां का घर भी साथ बिक गया और कब्र भी उसके अंदर थी बाप की, और मां भी मरी, उस मां की कब्र भी साथ ही बिक गई थी। तो stuff like that is the consequences of you being actually silly in this particular thing। मैं फिर भी शेरों के अंदाज में पढ़ो, अगर मेहनत करोगे तो गलती कभी नहीं करोगे। अगर पढ़ोगे नहीं और एवं ही आवड़ियां मारते रहोगे और किसी की फॉल्ट को नकल मार के अगर करोगे तो यू कैन हैव सीरियस प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। सो दिस प्रोफेशन जहां होगा शेरों का, मैं बार बार कहता हूं, बट इट इज द प्रोफेशन ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी का पेट काट रहे हो, बीच में सर्जरी कर रहे हो, इफ यू डू नॉट टेक इट सीरियसली, उस लेवल के ऊपर और गप्पे और हंसते खेलते हुए अगर चले जाओगे तो यू कैन कॉज ऐसा डैमेज कि बंदा मर जाता है। So stuff like that you need to be very careful about। तो ये चीजें, जादू के जो अल्फाज हैं, वो जो मैं कह रहा हूँ लिटरली अली बाबा की कहानी इसलिए लागू होती है कि इसमें लोग मर जाते हैं आपकी गलती के साथ। सो बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। मगर ये चीज भी इतना भी डरू ना हो कि जी कुछ करो ही ना। 30 दिन तक आप 35 दिन तक आप PLF ड्राफ्ट कर रहे हैं कि नहीं यार कोई अभी बेहतर करना, अभी बेहतर करना है, अभी और बेहतर करना है, अभी और बेहतर करना है। करना तो है, एग्जीक्यूट तो करना है। पेशेंट इज ऑन द टेबल, तो यू हैव टू ऑपरेट। तो ये समझें, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव इज वेरी ह्यूज। इसमें ये बताइए कि कोई कैन समवन टेल मी व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरी और मैंडेटरी प्रोविजन है कानून के मुताबिक? जी हाँ बताएं। डायरेक्टरी प्रोविजन होते हैं which are essential, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, those are a little bit technical। मैंडेटरी प्रोविजंस का बाइंडिंग इफेक्ट होता है, they're supposed to be followed even if they're technical। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। आप ये भी है, मगर एक मेन इसमें 9 और 10 में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। हाँ यार वो ऑफ कर दो जरा प्लीज, अगर माइक। मैडम आप वैसे लगता है रेडियो एक्टिव हैं, बिकॉज काफी देर से फट 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 कर रहा है सर। बताइए what is the difference between, I am telling you कि section 9 is directory whereas section 10 is mandatory। किरको may और shall तो है, डायरेक्टरी में भी shall लिखा होता, you shall do this। please take a look at 10(7) and see कि 10(7) के से मिलता जुलता कोई क्लॉज है 9 में? आप सही कह रहे हैं, 10(7) अगर आप पढ़ोगे
तो 10(7) में लिखा हुआ है कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 10 की पीएलए के लिए, वो अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपकी पीएलए खारिज, रिगार्डलेस ऑफ उसमें क्या लिखा हुआ देखी नहीं जाएगी। दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी प्रोविजन के उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं लिखी हुई हैं उनको ना फुलफिल करो। इसके बरक्स अगर सेक्शन 9 को एग्जामिन करो तो सेक्शन 9 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सूट खारिज हो जाएगा। लीव शायद ग्रांट हो जाए अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स आप 9 की नहीं करते, मगर द सूट डज नॉट गेट डिसमिस्ड पर से। ज्यादातर चंद केसेस आपको एक जमाने में थे जिसके ऊपर बैंक वो कहते थे ये मैंडेटरी है, ये उड़ जाएगा, मगर कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखा हुआ। 10 के अंदर तो होगा ही, उड़ेगा ही उड़ेगा। आपने नहीं लिखा कि कितने पैसे लिए, कितने वापस किए, कितने ये करने वगैरह के लिए, खारिज। इसलिए ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो टेबल बना हुआ है 4, 5 और 6, 7 ये कहता है 3, 4 और 5 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल नहीं करोगे तो फारिग। आगे जाके 30 दिन में ना जमा करवाने की रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, तो सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है। सेक्शन 2 का देखें, आपने सेक्शन 10(2) का प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो क्या बला होती है? Exception to the general rule. नहीं, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट और सेंस करके 10(2) का प्रोवाइजो क्या कहता है भाई? पढ़ लो। नहीं, कोई केसेस हैं जिसके अंदर से उसमें से कुछ नरमी भी दिखाई जा सकती है। 10(2) का प्रोवाइजो क्या कहता है यार? तुम लोग जो बात कर रहे थे उसके बारे में, नहीं उसको उनको कर लेना था ना। यू मेड दैट मिस्टेक। तो 10(2) में अगर अपना केस बचवाना है और पब्लिकेशन से हो गई हुई है सर्विस, तो वहां पे आप क्या करोगे? तो देन यू विल शो अप एंड मूव एन एप्लीकेशन अंडर, क्या लिखोगे? सेक्शन 10(2) एंड यू विल से, उसके अंदर यही अल्फाज इस्तेमाल करोगे। समझने की ये जरूरत है कि आपके क्लाइंट के साथ ये हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह हो गई, तो उससे बचने के लिए आप टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं 10(2) में, मगर शर्त यह है कि तामील सिर्फ अखबार में हुई हो और डिक्री वगैरह भी आगे जाके ये सारी की सारी चीजें। सो द लॉ इज टेलिंग यू ऑल ऑफ द मूव्स यू कैन मेक, ऑल ऑफ द गुगलियां यू कैन प्ले, जो आपने रिक्वायरमेंट वगैरह है, और दूसरी पार्टी आपको क्या गुगली मारी हुई, कैसे आपने करना है 3 की और 4 की। सो अंडरस्टैंड दिस, वी कैन गो थ्रू दिस। आई एम नॉट हेयर टू टीच यू बैंकिंग, बट आई एम हेयर टू टीच यू कि कानून को पढ़ते कैसे हैं। और कानून को पढ़ने के बाद अब मुझे ये बताइए कि आपने इसमें पीएलए अब मुझे ये बताइए कि इसमें ऑब्जेक्शंस आप क्या लेंगे? मैंने आपको कोई एक बंदा दोहरा दे जो पीएलए में मैं आप फॉर एग्जांपल क्या ऑब्जेक्शंस लेंगे? ये बताया है ना यार, फाइनेंशियल की तरफ से नहीं यार, पीएलए में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जमा करा रहा। अगर मैं कस्टमर की तरफ से हूँ तो फिर मैं कहूँगा कि जो अपना प्लेंटिफ है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है और कोई फाइनेंस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, ऑब्लिगेशन नहीं थी, 15 और चीजें वगैरह, काउंटर क्लेम भी आप क्लेम कर सकते हो, सेट ऑफ्स भी आप क्लेम कर सकते हो, डैमेज वगैरह के आपको हुआ, ये सारी की सारी चीजें ये आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर मुझे ये चीज सिर्फ एक बताइए कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑन विच इट इज गोइंग टू बी जज। 10 को जरा गौर से देखें एंड प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑन विच इट विल बी जज कि आपको लीव ग्रांट होगी कि नहीं। 10 पढ़ लो ना यार। ओ यार उसका क्या ताल्लुक, मैं कह रहा हूं क्राइटेरिया क्या होगा, which is probably one of the most important parts of section 10 because उसके मुताबिक आपने अपने पीएलए बनानी है। अभी नहीं, किसी और को करने दो। इब्तिदा के अंदर जब हमने गुफ्तगू की थी
तो सबसे पहले दिन मैंने आपको क्या कहा था कि प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? जज, राइट? तो जज की नजर के अंदर जज क्या चीज देखेगा, किस चीज को जांचेगा तो आपको लीव ग्रांट होगी? सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? नहीं यार, क्या क्राइटेरिया करेगा, चेक करेगा? पीएलए और वो तो पढ़ेगा। मैं कह रहा हूं क्राइटेरिया कौन सा सब सेक्शन है, गौर से गौर से पढ़ें, जिससे आपको ये पता चलता है कि यार मैं जज नू है विखावांगा ते मैनू लीव ग्रांट होएगी। कौन से जगह पे लिखा हुआ है? छह तो बिल्कुल भी नहीं है। 10 के अंदर कहां पे लिखा हुआ? Subsection 4. level में लिखा हाँ? है application related to family is accepted. The banking code shall treat the application as नहीं यार, क्या बोंगियां मारे। हाँ? Section 9 and 9. सोच लो। 10(3) थोड़ा जाके पढ़ लो तो शायद हो जाए वगैरह। ओ भाई 10 का मैंने कह दिया हुआ, एंड तक पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि ऐसा हो सकता है कि इनी मिनी माइनी आगे मुंह तो जाना ही नहीं, पहले कह देना क्या आइएगा। हाँ, 9, 11, क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? चलो अब सारे के सारे ना जो आपने नंबर किए वो अब जस्टिफाई करके मुझे दिखाओ। 7 वाला पहले मुझे पता है, 7 से कैसे 7 में कहां पे लिखा हुआ है कि लीव ग्रांट होगी? 7 वाला भाई खड़ा हो पहले, बताएं 7 किसने कहा? अभी मान लेना यार, कोई फर्क तो कि 7 बताओ क्यों कहा? नहीं गलत क्यों कहा ना, खड़े होके जरा बताओ तो सही। 7 में क्या लिखा हुआ है? 7 जरा पढ़ के सुनाए। An application for leave to defend which does not comply with the requirements of subsection 3, 4, where applicable, and 5 shall be rejected unless the रुक जाएं, मैंने आपसे पूछा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कहां पे होगी, कि मैंने आपसे पूछा कि लीव कहां पे ग्रांट होगी? तो 7 का तो बोंगी है ना। फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया कि जी कहां पे रिजेक्ट होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्सेप्ट कहां पे होगी? तो फारे आगे 8 वाला खड़ा हो जाए, 8 वाले से पूछते हैं। 8 वाला तो बिल्कुल ही गलत है यार, बीच में 8 किसने शॉट मारी है? 8 में क्या लिखा है बताओ ना? 8 में लिखा हुआ है कि आपके पास हक मौजूद होगा जवाब देने का, कि उसको कहते हैं पीएलए का। तो ये आपको क्राइटेरिया बता रहा है। हाँ 9 में लिखा 10, 9 and 11. 11 किस लिए आप जाना चाह रहे हैं? Subject to है ना उसके अंदर लिखा 9, subject to the provision of section. ठीक है, वो तो एक्सेप्ट अगर होगी। मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है? 11 में तो ये लिखा हुआ है कि जब एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? सर अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका यार 9 के अंदर ना देखो, बात ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, लॉ आपको चीख के बता रहा है कि आपने क्या क्राइटेरिया है। लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन, और सब सेक्शन नहीं, सेक्शन 11 क्या रहा है? सेक्शन 11 क्या है? इंटरिम डिक्री के लिए। इसका आप 10 का सब सेक्शन पढ़ रहे थे यार। कमिंग बैक टू दिस, 9 ही है, और 9 के बैंकिंग कोड शैल ग्रांट द डिफेंडेंट to defend this leave to defend the suit if on consideration on the contents of the plaint, the application for the and the reply thereof, it is of the view that substantial questions of law or fact have been raised in respect of which evidence needs to be recorded. It needs to be substantial. आप अपनी प्लेंट में एक अलग पैराग्राफ बनाएंगे, द फॉलोइंग सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ अराइज आउट ऑफ दिस प्लेंट विच रिक्वायर लीव टू बी ग्रांटेड एंड एविडेंस टू बी टेकन, और फिर 1 2 3 4 वगैरह सारे लिखेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज डिक्टेटिंग व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन योर अपील, सो नॉट इन योर प्लेंट, सॉरी नॉट अपील, बल्कि नॉट योर अपील और नॉट योर प्लेंट, पीएलए के अंदर आपने ये चीज लिखनी है और आपने ये दिखाना है उसको कि भाई इस चीज के लिए मुझे एविडेंस की जरूरत है। ये दस्तखत हुए हैं कि नहीं हुए, इसके लिए एविडेंस की जरूरत है।
अगर इफ इट इज अ सिंपल प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ तो एविडेंस की जरूरत नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप कह के ये करके आप लिमिटेशन का नुक्ता ले रहे हैं तो उस पर एविडेंस लेना पड़ेगा कि कब पता चलेगा, कब नहीं पता चलेगा, पता चला था और उस डेट से आपकी भी लिमिटेशन शुरू हुई। स्टफ लाइक दैट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये अलग-अलग पैराग्राफ्स आपको बता रहे हैं, कानून बता रहा होता है कि जो कि आपने इसमें इंक्लूड करना है। इस पे अब कोई क्वेश्चन है? यहां पे वी कैन बेसिकली स्टॉप, और इसके अंदर नाउ वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट कि लॉ को कैसे पढ़ते हैं। ये जो आपको आज टेक्निक सिखा दी, लेट्स ट्राई इट। आर्टिकल 199 निकालें। हाँ, कौन सी? वो बहुत लंबा बीच में चीज है। आई विल प्रॉब्ली, अगर हमने कल बीच में की आपसे भी वो भी डिस्कस करना है तो कल आई विल टेक यू थ्रू जजमेंट वाली साइड के ऊपर। आज आर्टिकल 199 के अंदर वील से अब रिपिटेशन कैसे करते हैं ये सारी चीजें सीख के, एक दफा मैंने आपको पीएलए ये भी आपसे बनवा ली। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू टेल मी कि रिपिटेशन के अंदर आप क्या लिखेंगे। यार अगर आप चाहते हो कि आपका जल्दी खत्म हो तो मैं कल कर सकता हूं। हाँ, विल सी यार, प्लीज अभी कर लेने तो मुझे अपने केसेस वगैरह भी देखने होंगे, बिकॉज मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है। और अभी भी माजरत के साथ मैं आपका ये वाला जो लेक्चर है स्लाइड्स के बगैर ही चला रहा हूँ, बिकॉज मुझे फ्रैंकली टाइम ही नहीं मिला आपका करने का। ये आपके साथ मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ सारी की सारी करने के लिए, बट द प्रॉब्लम इज इतना शॉर्ट कंप्रेस वगैरह भी ना करो कि हमारे लिए अच्छे लेवल के ऊपर आपके साथ करना भी मुमकिन ना हो। आज का सारा लेक्चर मैंने अपने सर पे इसलिए लिया कि कोई बंदा और करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैंने मिन्नतें काफी बंदों से की, वो कहते हैं हम वर्किंग वीकेंड में नहीं कर सकते, फ्राइडे और सैटरडे के अलावा हम कमिट ही नहीं कर सकते। थर्सडे के लिए भी मैंने दोस्तों को बीच में कमिट वगैरह करवाया है, आएंगे, मगर जो इन बिटवीन टाइम पीरियड है मैं वो खुद ही करूंगा। आपकी बीच में रिक्वेस्ट थी कि 3 या 4 दिन, तो 4 दिन या 3 दिन ऑलरेडी इंशाल्लाह हो जाएंगे आराम से। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन निकालो यार, कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, 199 निकालो। यार गप की कोई जरूरत नहीं है कि आप इंटरनेट से निकाल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कर रहे हो। ये अगर आप खोल के देख लें 199, ये 199 क्या चीज है यार? ये क्या बला होती है? आप गलत कह रहे हैं, 199 रेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इसमें तो रेट का कहीं वर्ड ही नहीं यूज हुआ हुआ। सॉरी, ऑफ हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो और भी है, मल्टीपल वगैरह, उसका तो यहाँ पे कहीं नहीं कोई जिक्र। Simply jurisdiction of the High Court. This is called the extraordinary constitutional jurisdiction of the High Court. ये 199 क्या बला है ये कि आपको क्या बता रहा है कि आपके सामने ये खुला हुआ है, आपने पढ़ी होंगी सारी की सारी ये रिटें वगैरह, और यहां पे रिट का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज हुआ हुआ। कोई एक बंदा जरा पढ़ दे क्या लिखा हुआ है। मैडम आप करें, रेड दुपट्टे में प्लीज, माइक पकड़े। गप्पों की नहीं जरूरत, ऑन हुआ। रुक जाएं। इसका क्या मतलब है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर किसी और जगह पे कोई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब? सही कह रहे हैं, बट हवाले से नहीं, आइन के, सब्जेक्ट टू आइन के और हिस्सों के ताबे। सब्जेक्ट का मतलब है नीचे,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आर्टिकल 212 अगर मौजूद है जो कि कहता है स्पेशल ट्राइब्यूनल्स की अपनी अलग ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें सर्विस मैटर्स और ये आते हैं, तो आइन खुद कहता है कि भाई सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर रिटे नहीं हो सकती, वो इसके ताबे है। सो फॉर एनी स्टूडेंट टू गो अप और इब्तिदा में कि जी फंडामेंटल राइट इसमें इन्वॉल्व है सर प्लीज आप कर लें, वो कहता है आइन खुद कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन खुद कहता है। हाँ, यू कैन आर्ग्यू कि फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन अगर दी गई है किसी और ट्राइब्यूनल्स वगैरह को इलेक्शन के मामलात में, तो यू नीड टू व्हाइल फाइलिंग अ रिट पिटिशन बी श्योर के सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे हिस्से वगैरह ये असरअंदाज नहीं होते। आगे चले मैडम, रुक जाए। एक हाई कोर्ट कोई भी, डज दिस मीन कि मुल्तान के अंदर बेंच, ये डज दिस मीन कि प्रिंसिपल सीट, कि डज दिस मीन ऑल ऑफ दम? एक हाई कोर्ट ने अगर कर लिया सिंध में, तो क्या पंजाब के अंदर ज्यूरिसडिक्शन नहीं ली जा सकती क्योंकि लिखा हुआ हाई कोर्ट एक कर सकता है? ये कहां लिखा? एनी वन लिखा हुआ है? तुमने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया, तुम आजम नजीर तारड़ साहब हो हैं? हाँ, इंटरप्रेट किए नहीं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? तो को एनी को ऑल पढ़ेंगे, ऑल द हाई कोर्ट्स में कोई ईच इंडिविजुअल, का मतलब है ईच ऑफ वन ऑफ देम कैन डू दिस। इट डजंट से कि एक ने कर देता तो दूसरा, जो आप मुझे भी आगे से ये कह सकते हैं सर ये कहां लिखा हुआ है कि एक ने कर लिया तो दूसरा बंद। अब बेंच के अंदर भी हाई कोर्ट वगैरह जो आपने बेंचेस वगैरह मुख्तलिफ बनाए हुए, दे आर ऑल्सो डीम टू बी हाई कोर्ट्स एज वेल। हाई कोर्ट आगे, और इंपॉर्टेंट चीज सिविल कोर्ट नहीं लिखा हुआ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं लिखा हुआ, हाई कोर्ट सिर्फ कर सकता है। आगे नहीं, पीछे जाइए थोड़ा सा, शुरू सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी, यानी ये आपको क्या बता रहा है कि एक पैराग्राफ क्या होगा? पहला एक तो ये बता रहा टाइटल के अंदर इन द लाहौर हाई कोर्ट, दूसरा आपको ये बता रहा है कि एक पैराग्राफ आप लिखेंगे कि नो अदर एडिक्वेट एफिकेशियस रेमेडी इज अवेलेबल टू मी, बिकॉज इट सेज इट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड कि कोई और रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं है। इट इज टेलिंग यू कि आपने क्या लिखना है। आगे ये बड़ी स्टूपिड चीज है, यहाँ पे अगर हर जगह पे रिट पिटिशन 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 लिखा जाता है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? वो ये हिस्टोरिकल रीजन है जिसकी वजह से हो रहा है। अदरवाइज अगर मेरी वाली जो आपको मैं थ्योरी कह रहा हूँ कि आपको कानून के अल्फाज यूज करने चाहिए, अगर आप रिट एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपका शायद मजाक बने। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस जहाँ पे रिट पिटिशन चलती है। WP लिखते हैं, WA नहीं लिखते। या सिंध में क्या लिखते हैं? CP करके। आगे बताइए। में लिखा हुआ है, में का क्या मतलब होता है? डिस्क्रेशनरी है, सो द जज इज नॉट बाउंड इन ऑल केसेस टू डू, उसके लिए भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। उसको आपकी चेहरा नहीं पसंद, वो आपको ना कर सकता है। He can't do it arbitrarily, but there are principles on the basis of unclean hands और जिस मुख्तलिफ रीजंस के ऊपर जिसके ऊपर बनता भी हो तो he can say no। आगे Directing a person performing within the territorial jurisdiction of the court। रुक जाएं एक सेकेंड। प्रेयर में वर्ड यूज करेंगे डायरेक्टिंग, बॉडी के अंदर आप यूज करेंगे अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस। डिफेंडेंट को अगर किसी को डिफेंड कर रहे हैं तो जो रिस्पोंडेंट है उसके बारे में एक पैराग्राफ में लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे क्या? a person that he needs to be a person performing affairs in relation with the federation या province वगैरह, या वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं जादुई अल्फाज हैं जो कि आपको रिट पिटिशन में है। 199 tells you the ingredients you need to plead। और पहला पैराग्राफ होगा, पहला पैराग्राफ की तरफ मैडम आ जाए। पहले पैराग्राफ में हमने लिखना है कि हम पिटिशनर हैं। कौन है?
ऑन एन एप्लीकेशन बाय, तो आपने पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है? द पिटिशनर इज एन अग्रीव पार्टी अग्रीव बाय सच एंड सच ऑर्डर डेटेड सच एंड सच, बिकॉज मैं इससे इस तरीके से अफेक्ट होता हूं. सो इट इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू नीड टू बी एन अग्रीव पार्टी एंड यू नीड टू प्लीड इट एंड यू नीड टू सब्सटैंशिएट एज वेल. यहां पे अग्रीव लिखा हुआ है, आगे जाके क्या अग्रीव का वर्ड नहीं यूज किया हुआ, वो क्या लिखा हुआ है? एनी पार्टी, एनी पार्टी की पर्सन. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चंद चीजों में आपने अग्रीव्ड या लोकस स्टैंड इफेक्ट करने के लिए आपने ये सारी की सारी चीजें लिखनी है. आगे बताएं मैडम. Functions in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority to refrain from doing anything. रुक जाए, एक सेकंड के लिए रुक जाए. ये बताइए, दिस इज नोन एज द फंक्शंस टेस्ट. आपको लिखना पड़ेगा. लम्स के खिलाफ रिट हो सकती है? नहीं हो सकती. जजमेंट्स मौजूद है. एचसन के खिलाफ हो सकती है? तो लम्स के खिलाफ नहीं हो सकती. एचसन कॉलेज के खिलाफ हो सकती है. क्यों? सर फंक्शनरीज जो होती हैं किसी जो बनी गई जो लॉ स्कूल्स हैं, लॉ स्कूल या यूनिवर्सिटीज हैं, उनके खिलाफ भी हो सकती है. उनके फंक्शंस हैं वो अपने प्रेमिसेस के रिलेटेड जो उनके फंक्शनरीज हैं वो जैसे मर्जी बनाए वो. हाँ, तो रिट हो सकती है कि नहीं? वो जो जैसे मर्जी नहीं. आइडिया इज गवर्नमेंट कॉलेज के खिलाफ हो सकती है. स्टैच्यूट के तहत कानून बनाओ. लॉ बेसिकली ये बना है कि एचसन कॉलेज का ही लीडिंग केस है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में, कि आप देखेंगे कि उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी फंक्शनिंग में गवर्नमेंट का अमल दखल है कि नहीं. लम्स इज मुकम्मल तौर पे प्राइवेट, उसमें कोई अमल दखल नहीं है. एचसन का बोर्ड नॉमिनेट करता है गवर्नर. फंड्स वगैरह लिए जाते हैं, गवर्नमेंट से भी मिलते हैं. ये चीजें सारी की सारी यू ट्रेस. ऑल ऑफ दिस मैटर्स अ लॉट बिकॉज क्या उसके फलाम बंदे को रिट के जरिए आप रोक सकते हैं कि नहीं? इट मैटर्स कि उसका गवर्नमेंट का फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन है कि नहीं. स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ हो सकता है कि नहीं लाहौर. अस्पताल के खिलाफ आप कर सकते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट अस्पताल नहीं, प्राइवेट के खिलाफ. देखिए ना, अलग तरीका है, उसको भी करने का जरूरी. आप यूएचएस को या उनकी किसी रेगुलेटरी बॉडी को पार्टी बना के साथ आप कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है एचसन का. बिकॉज ऑल ऑफ दिस विल मैटर बिकॉज आपकी रोजी रोटी होती है कि नहीं. आप सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे कि मच क्विकर हाई कोर्ट में लेके जाएंगे? किस चीज के लिए? वो रिजेक्ट हुआ था. आई थिंक उन्होंने पार्टी बनाया था. उन्होंने कहा था बिला वजह आप इसके, चूंकि एचईसी ने पार्टी बनाया हुआ है और एक प्राइवेट कॉलेज के साथ वो रेगुलेट करती है, अगर उस नौयत की चीज हो जिसमें एचईसी रेगुलेट कर रही हो और वहां पे हो तो वहां पे अलग हो सकता है. यू कैन से आप एचईसी को अगर आप प्रिंसिपल बनाते हैं, आपने कोई कंप्लेंट एचईसी को लम्स के अगेंस्ट दी है और लम्स को वो प्रोसीड नहीं कर रहा है या उन्होंने गलत फैसला कर दिया, एचईसी के फैसले को आप ला सकते हैं. So this is a window into turning that matter into writ jurisdiction के अंदर. How you frame a case, किस तरीके से इसको लेके चलते हो, किसकी डिसीजन वगैरह लेके आते हो, उसके साथ भी आप कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टेल्थ पिटिशन के इनडायरेक्टली नीचे से घूम के आप चले जाएं उसके जरिए कि उसका फैसला उसने ये करना था, इनको रेगुलेट उस चीज के लिए नहीं कर रहा था तो इसलिए गलत है. So stuff like that you can do that. Sometimes courts allow depending on how you have drafted it. Sometimes they don't. So ये चीज है. डायरेक्शन का अलहदा है, परफॉर्मिंग फंक्शंस एंड अफेयर्स का ऑफ फेडरेशन अलहदा है. बट मैं आपको दोबारा ये दिखा रहा हूँ कि these are paragraphs that you need to add to your writ petition. और ये ingredients डालोगे तो writ petition will succeed. अगर नहीं डालोगे तो soup will be without नमक या कोई इस तरीके से. So this is what the present thing is. आज का जो आपके साथ लेक्चर था कि how you approach various different provisions, approach it like a lawyer. आखिरी चीज, अगर आपने रिट खारिज करवानी है तो आप क्या नुक्ते लेंगे?
आप साथ वाली मैडम के साथ जो मैडम है वो बताएं, मैडम के साथ जो है प्लीज आप बताइए। पहला हो गया, आप बताइए मैडम। सर मेरा एक सवाल है। नहीं सवाल नहीं, अगला नुक्ता, सवाल पे आ जाएंगे वापस। लोकस स्टैंडर्ड को आप क्वेश्चन करेंगे कैसे नुक्ते पे आओ ना। फॉर एग्जांपल द पर्सन ही इज नॉट एन अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है, आप बताएं कि ये इज नॉट परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, और क्यों? लिखा हुआ है विद इन टेरिटोरियल प्रोविंस के अंदर है यार, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पूरे प्रोविंस की है, अगर हाई कोर्ट से बाहर है। मुझे कोई आखिरी चीज सिर्फ ये पढ़ के कोई एक बंदा बता सकता है कि क्या प्राइवेट बंदे के खिलाफ कोई भी 199 के तहत ऑर्डर नहीं हो सकता? कैसे कैसे? नो प्राइवेट के खिलाफ की बात कर रहा हूं। कौन कर, आई एम नॉट सेइंग कौन कर सकता है, आई एम सेइंग के खिलाफ कौन कर सकता है। कहां लिखा हुआ है? सी जरा कोई पढ़ दे। सी कोई पढ़ दे यार, माइक लेके पढ़ दे। एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी में ये बात हो रही है। C. On the application of any aggrieved person, make an order giving such directions to any person or authority, including any government exercising any power. रुक जाए। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं? वहाँ पे Direction to any person. नो, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी बंदे के खिलाफ भी डायरेक्शन दे सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के मामले में या अथॉरिटी के, बशमूल गवर्नमेंट वाली जो अथॉरिटीज हैं। उससे ये पता चलता है कि आम बंदे के भी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो नहीं कह सकते ना, ऑब्लिगेशन है कोर्ट्स को इन्फोर्स करने के लिए कि नहीं जी मैं फड़ के एवं ही बंद किया इसी बंदे नू वगैरह सारे के सारा, मैं प्राइवेट बंदा हूं, मैं बंद कर सकता हूं, मुझे मेरे खिलाफ रेट नहीं हो सकती। आइडिया ये है, और इसके ऊपर कोई बता सकता है कौन सी लीडिंग जजमेंट है? मेरी अपनी एक लीडिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, साकिब निसार साहब के सामने, अ केस दैट आई लॉस्ट, लेकिन उस केस के अंदर है पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का केस है, जजमेंट पढ़ें। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आर्ग्यू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पहली दफा ये कहा है इस केस के अंदर हम पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के खिलाफ हम डायरेक्शन नहीं देंगे, ये प्राइवेट पार्टी है, लेकिन प्राइवेट पार्टी के खिलाफ डायरेक्शन दी जा सकती है सी के तहत, क्योंकि यहाँ पे वर्ड इंक्लूडिंग यूज किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के अंदर एक बहुत ह्यूज लीप है। इससे पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा हुआ था कि इसके ऊपर किया जा सकता है। अभी कोई इतना खास इसको फॉलो वगैरह नहीं किया हुआ, मगर पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की जजमेंट पढ़िएगा, उसके अंदर मैंने यही आर्ग्यू किया था कि इंक्लूडिंग का वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसका मतलब है कि इनके गवर्नमेंट बॉडीज के अलावा के खिलाफ भी सी के तहत हो सकता है। और उसमें इशू ये था कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के इलेक्शन के खिलाफ बंदयाल साहब ने, जब वो हाई कोर्ट में थे, उन्होंने एक रिट इशू कर दी थी कि इलेक्शन इस तरीके से आप ये करें। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने ऑब्जेक्शन ये ली कि दिस इज नॉट अ पर्सन विच इज परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन। और साकिब निसार साहब ने इसको अप होल्ड कर रहे थे, एजाजुल एहसन साहब भी, कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस वजह से इसके खिलाफ बंदयाल साहब ने रिट गलत इशू की है। उसके ऊपर हम लड़ रहे थे और मेरा आर्गुमेंट ये था कि अगर वो नहीं भी है, अगर वो प्राइवेट पार्टी रिट नहीं हो सकती, तो सी के अंदर तो आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। वहां पे भी जज साहब ने होल्ड ये किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ हम रिट तो इशू कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि ये केस इलेक्शन के अंदर हम इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। जजमेंट पढ़िएगा जजमेंट, और इसको अगर आप करके करेंगे, द रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट इज कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को भी एक्सपैंड कर सकते हैं।
मेरे दोस्त यहाँ पे एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि यार मुझे आपने जो केसेस वगैरह किए हैं उनकी लिस्ट दें। आपको मैंने बताया मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वैल्यू उन बंदों की है कसूर के अंदर जिन खानदान को मैंने फॉर एग्जांपल दिलवाई है, जिनको मैंने बीच में उनकी रेगुलराइज वगैरह करवाया हुआ है, पेंशन्स वगैरह दिलवाई हैं। लेकिन एक केस मैंने पंजाब बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर सीपीसी अमेंड कर दी थी। इस बार काउंसिल की तरफ से मैंने मुकदमा करके इमरान खान के डिक्टेट किए हुए कानून को कोर्ट से इलीगल डिक्लेयर करवाया। नाउ अंडरस्टैंड द पावर। नो पीटीआई वालों कब वैसे हल्की बजा रहे हो? नहीं, और एक सेकेंड, नो, प्राइम मिनिस्टर का मुझे कहना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर का किया हुआ रिट के अंदर पावर इतनी है कि आप प्राइम मिनिस्टर को फारिग करा सकते हैं। रिट के अंदर पावर यह है कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट एक साइड के ऊपर खड़ी है, उन्होंने बना के एक कानून नाफिज कर दिया, आप पकड़ के उनको फारिग करा सकते हैं। अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ काला कोट, काली टाई, और जिस चीज के अंदर आप कर रहे हैं। एक लेवल के ऊपर मैं शो मार रहा हूं, मगर एक लेवल के ऊपर शो मार भी नहीं रहा, आपको रियलाइज करवा रहा हूं कि जिस प्रोफेशन के अंदर आप आ रहे हैं, शेर सिर्फ धाड़ने के लिए नहीं होता, आप कानून को भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। पूरी की पूरी कौम एक साइड के ऊपर खड़ी हुई हो, यू कैन हैव द सीपीसी की अमेंडमेंट जो कि लागू हुई, हाईकोर्ट ने कहा गलत है, जाओ, आई यूज द हाईकोर्ट टू बेसिकली स्ट्राइक इट डाउन। यू कैन डू इट 172 जगह के ऊपर। जी क्वेश्चन आपका सर, ये रिपोर्टेड जजमेंट है। आप अगर लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, फरोला करें, जाके देखा करें, लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट के ऊपर रिपोर्टेड जजमेंट्स में जाएं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब, जस्टिस शाहिद करीम साहब की जजमेंट है। जी पूछिए। किसके पास? क्या मतलब? अभी तक बना नहीं। हाँ तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि आई एम इन फेवर ऑफ हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, I am in favor of having a constitutional court, but I am not in favor of the government having the ability to select judges who are going to sit on it and basically उस तरीके से try to determine कि judgment किस side के ऊपर जाती है या क्या होता है। It damages the perception of the court as well. एक दफा I am not against any judges being appointed by the government, सारी दुनिया के अंदर होते हैं, अमेरिका के अंदर भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। आई एम अगेंस्ट द फैक्ट कि एक दफा लगा दें कोई गवर्नमेंट उनको टच भी कर सके। दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स। सम ऑफ द बेस्ट जजेस ऑफ द वर्ल्ड एवर, अमेरिका के जो बेस्ट दो चीफ जस्टिस रह चुके हुए हैं, दोनों सियासतदान थे। द ग्रेटेस्ट को बता सकता है अमेरिका का चीफ जस्टिस कौन था जिसको कंसिडर किया जाता? नहीं यार छोड़ो, विलियम रैंक्विस्ट कितों, जॉन मार्शल को कंसिडर किया जाता है, जिसने की कौन सी जजमेंट लिखी, और भी जिसको द ग्रेट चीफ जस्टिस कहा जाता है, वो कोई बता सकता है वो कौन था? और नहीं यार, हम जॉन मार्शल की बात कर रहे हैं, उसके जुमले में एंटनी स्कलिया का जिक्र भी ना करें। जॉन मार्शल कौन था? जॉन मार्शल प्रेसिडेंट का प्राइवेट सेक्रेटरी था। मार्बरी वर्सेस मैडिसन को अगर गौर से अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो उसकी अपनी कोताही थी जिसके बारे में वो केस सुन रहा था। एज प्राइवेट सेक्रेटरी जब वो मौजूद था, उसने मुख्तलिफ जजेस को उनकी कमीशन वगैरह देनी थी, वो नहीं उसने दी। ही वॉज द प्राइवेट, और वो किसका कजन था जिसके साथ उसकी अंत की दुश्मनी थी? इमरान खान का? नहीं, किसका कजन था वो? टॉमस जेफरसन, अमेरिका जो प्रेसिडेंट था, फाउंडिंग फादर्स में करता था, उसका कजन था, और दोनों का इट कुत्ते का आपस में वैर था, और आपस में लड़ाई मार कुटाई वगैरह दुश्मनी की हद तक उनकी हुआ करती थी। सो पॉलिटिकल था, लीनिंग्स वगैरह थी, बट वंस ही वाज इन द चेयर, ही वाज इन द चेयर। इसके साथ साथ सेकंड बेस्ट प्रॉब्ली चीफ जस्टिस जो अमेरिका का था, जिसने ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आप में से किस मैडम ने उस दिन हमें पीछे से जिक्र किया था? आप थे? नाइस, जबरदस्त। आपका तो आज डेफिनेटली स्टार वाला वीडियो बनना चाहिए बीच में करके। उनका जो सेकंड बेस्ट उनका चीफ जस्टिस था, मेरे ख्याल के अंदर अर्ल वॉरेन के नाम से बंदा था, जो अर्ल वॉरेन जिसके टाइम के ऊपर 60s के अंदर वो चीफ जस्टिस था। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, रो वर्सेस
वेट नहीं, वो बाद में आई थी। और बाकी कालों का सिविल राइट्स की जो सारी की सारी चीज़ें आई थी वो उसके टाइम पीरियड में आई थी। वो गवर्नर था कैलिफोर्निया का। अगले साल उसने सदारती नॉमिनी होना था सिटिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो कैंडिडेट होना था। तो उसने कहा क्यों ना मैं आपको चीफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट लगा दूं, और लगा दिया। ही वॉज अ सियासतदान मोर देन अ लॉयर, मगर ही वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट वन बिकॉज वो सारी कोर्ट को सियासतदान के अंदाज में लेके अपने साथ उठा के चला। आपके जो परसेप्शन वगैरह यहाँ पे होते हैं, इट्स आर्ग्यूबल कि पॉलिटिकल अफिलिएशन तकरीबन हर बंदे की होती है। बात यह है कि बुश वर्सेस गोर का जो केस वगैरह था, उस मुल्क में कसोन्मुखी वगैरह हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल बिकॉज इट सेज इट इज फाइनल। उन्होंने कह दिया कि बुश जीत गया तो फिर जीत गया, और उसके बाद फिर आप आगे चलते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम अपने इदारों की थोड़ी बहुत जो साख वगैरह डैमेज करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि किसी ने तो फिर डिसाइड करना है ना कि कसोन्मुखी के अंदर ही सारे का सारा चलते रहोगे। सो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल गुफ्तगू भी इस चीज़ के ऊपर होगी। यू कैन डिसएग्री विद मी, बट ये कहने का चंद मकसद आप में से कुछ को तीली लगाना और थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने के लिए भी करना मकसद है। दीज आर थिंग्स जो आपके आसपास रोज टीवी के ऊपर आर्ग्यू होते हैं। यू नीड टू हैव एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन इट। यू नीड टू गेट अप एंड से कि नहीं सर, आप फलां आर्टिकल के मुताबिक जो कह रहे हैं ये नहीं, फलां आर्टिकल के तहत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, 26वीं तरमीम में ये चीज गलत है, ये है। आई लाइक द फैक्ट कि उस दोस्त ने मेरे से बीच में पूछा है आज कि ये एंड ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 26th अमेंडमेंट। आपका भी होना चाहिए, और वो बोल रहा है, इट शोज कि ही नोज अबाउट इट। सो स्टफ लाइक दैट प्लीज करें, अखबारों से आगे भी जाके करें, बिकॉज आप वकील उस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं जिस प्रोफेशन के अंदर फ्रैंकली सियासत अलहदा नहीं है। कायदे आजम ने कितनी पार्टियों में थे? 2 में तो थे ना, चेंज तो की ना। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर थे ना, मगर चेंज करके फिर उन्होंने पाकिस्तान हासिल करके दिया। देयर इज नो प्रॉब्लम विद एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप अपना जहन करके आप अगर आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं। नुकता ये है कि वेल आर्ग्यूड है कि नहीं और कानून के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं। इसके साथ इस लेक्चर के साथ लेक्चर इख्तिताम पूछना आप तमाम दोस्तों से ये है, आप में से अगर कोई अपना डिस्कस करना चाहे जो आपने इतनी मेहनत के बाद बनाए हैं, आई एम अवेलेबल टू डिस्कस दैट विद यू फर्दर एज वेल। आप में से कितने दोस्तों ने सबमिट नहीं किया अभी तक असाइनमेंट? चलें, मेहरबानी करके कर दें। मैसेज तो भेज दिया था, रिसीव अगर नदीम साहब को नहीं हुआ तो इट डजंट काउंट। क्या वो जाने और उसकी जाने, अपनी उसकी अपनी वो सारी उम्र वकालत में कॉपी पेस्ट ही करता रहेगा। बात सीधी सीधी ये, मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी जजिंग एनी ऑफ यू। मेरी तरफ से कुछ भी बीच में से आप लिख के दे दें, आपने रिक्वायरमेंट कर ली लेकिन अपने साथ आपने बेईमानी की तो आपकी मर्जी, आगे थोड़ी नसीहत करने। अब आपकी अगली असाइनमेंट जो कि मुझे कल चाहिए इज वेरी सिंपल। यू विल, अब आप डाइवोर्स डीड बना के अज्यूम दैट उस बीबी को राइट ऑफ डाइवोर्स तफवीज हुआ है। I am not going to give you the template or share it. This is what you are going to do yourself. आपने एक डाइवोर्स डीड बना के आपने उसकी कॉपी बस शेयर करनी है। अज्यूम के तलाक के निकाह नामे में उसके हस्बैंड ने उसको तलाक का हक तफवीज कर दिया हुआ है। अब आपको एक और मैं गुगली मारता हूं। उसके इस केस के अंदर गुगली में ये है कि उस बीबी की बहन थी ही नहीं, वो अपनी जात के बारे में पूछ रही थी। वो असल में आपको ये दिखाना नहीं चाहती थी, आपसे झूठ बोल रही थी कि वो देयर इज नो सिस्टर इन्वॉल्व। शी वाज एक्चुअली फैक्चुअली उसका अपना मामला था। आप में से अगर किसी ने ओपिनियंस बना के दिए हैं तो मुझे सारे हाथ खड़ा करके बताएं, बहन के नाम के ऊपर कितनों ने ओपिनियन दिया है? आई एम टॉकिंग अबाउट जिसने आपको कांटेक्ट किया, उस बहन, नॉट द वाइफ।
तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे दे सकते हैं अपने क्लाइंट से बात किए बगैर किसी और को सारी की सारी इंफॉर्मेशन? सर क्योंकि क्लाइंट अभी इनिशियल स्टेज पे हमने फरहंदा को ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? नो, आपका मामला, आपका लाइसेंस ये रिक्वायर करता है कि यू हैव यू डील डायरेक्टली विद द क्लाइंट। आपने अगर कोई चीजें सेंसिटिव मैटर्स वगैरह करने हैं तो यू आर सपोज टू गिव द ओपिनियन टू द क्लाइंट, यू आर सपोज टू से कि मैं क्लाइंट से बात करूंगा। बेशुमार जगह के ऊपर क्लाइंट्स आपसे इसलिए डर के कर रहे होते हैं कि उनका नाम आउट ना हो। इसने लड़की नहीं, यहाँ पे प्रॉब्ली हस्बैंड भी अपने बारे में पूछ रही थी, बहन इसलिए बनाई। यहाँ पे वही होता है कि जी हमारे पास बेशुमार लड़के कहते हैं कि सर वो देखें जी, अगर लॉग एड के अंदर अगर नंबर कम हो और इस तरीके से किया हो और अगर हमने पहले कर लिए, मेरे दोस्त के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मगर मैं मेरे दोस्त के लिए ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमने लाइसेंस हासिल कर लिया हो तो वो करके कोई दोष वोष नहीं होता, आप अपने लिए पूछ रहे होते हैं अमूमन और ये करके। बट आइडिया ये है, इसमें कोई मुझे दोस्त बता सकता है कि क्या सवाल आपने कर लिया? कोई दोस्त बता सकता है कि सबसे पहला सवाल आपने क्या करना था? नहीं अभी रुके, आप क्या कह रहे? नहीं आगे नहीं, आप आया उसको तलाक तफवीज का नहीं, वो तलाक तफवीज इज अ गुड क्वेश्चन। और नहीं, और सॉरी नहीं, और आया डाइवोर्स इफेक्टिव हो सकती नहीं, और प्रेगनेंसी। मैं हमेशा उनसे पूछता हूं, सबसे पहले आते हैं कि आप शिया हैं कि सुन्नी हैं? व्हाई डू आई आस्क दैट? बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। क्यों? इस केस के अंदर फर्क पड़ता है कि शिया है कि सुन्नी है, क्योंकि बच्चों के जो कस्टडी के मामलात और उनके ऊपर फर्क पड़ता है। क्लाइंट को अगर आपने वैसे भी हुक करना है, क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको मैं बार बार ये बता रहा हूं कि नोट्स वगैरह अगर आप लेंगे तो वो उनका दुखियाड़ी कहानी वगैरह वो कह रहे हो मेरा लिख रहा था। दूसरा, जब आप उससे ये पूछेंगे और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इससे फर्क पड़ता है, तो कहेंगे वो अहमद क्यूम को कानून के बारे में बहुत पता है, उसने मेरे से पूछा कि शिया है कि सुन्नी है, बट यू गो अहेड एंड एक्सप्लेन। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ये क्यों पूछ रहे हो? बट इस केस को ड्राफ्ट ही ऐसे किया हुआ था कि बच्चे का कस्टडी के जो राइट हैं और वो जो खासतौर पे जो अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके राइट्स वगैरह फर्क पड़ते हैं, बिकॉज आपकी इंटरप्रिटेशन, आपका मुस्लिम जो लॉ है फैमिली, वो हर आपने जो चूज किया हुआ है फिरका, उसके मुताबिक वेरी करता है। तो आपको नाम से भी पता चल जाना चाहिए था थोड़ा बहुत, बच्चों के जो नाम वगैरह लिखे हुए थे। बट इट डजंट नेसेसरीली फॉलो कि उन नामों के साथ मेरे दोनों बच्चों का नाम बीच में मोमिन और फातिमा है, बट आई एम सुन्नी, डजंट नेसेसरीली फॉलो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना, ये वाली चीज आपको पूछनी नाम वगैरह से नहीं। कायदे आजम का भी बीच में डिस्प्यूट वगैरह था किसी जमाने के अंदर कि शिया के सुन्नी है। कई बंदे अपने बीच में नाम एक ही रखा होता, बाद में चेंज कर लेते हैं, उनका खानदान कर लेते हैं। इसीलिए इनहेरिटेंस और ये मामला करने के लिए, और साथ आपका ये अपने वो क्या नाम है, बैंक के अंदर दिखाने के लिए कि आपकी क्या डिडक्शन होती है, किस रेट के ऊपर होती है। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट एज वेल। You need to be aware of these things. This was a very loaded question. It was not simple सीधा सीधा। तलाक का अगर राइट तफवीज होगा तो वो क्या कर सकती है बीवी? हैं? तो बीवी डाइवोर्स दे सकती है? नहीं। तलाक का अगर हक तफवीज हुआ है तो बीवी डाइवोर्स नहीं दे सकती। नहीं तो कोई बता सकता है क्यों नहीं दे सकती? मैडम आप बताएं सबसे राइट के ऊपर प्लीज बताइए। द वन विद द ग्लासेस, व्हाई कांट शी डाइवोर्स इफ द राइट ऑफ डाइवोर्स हैज बीन गिवन टू हर? नहीं, मैं कह रहा हूं खुला तो ले सकती होगी इस केस के अंदर, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्राफ्टिंग एज वेल।
नहीं, वो भी वैसे गुड पॉइंट, बट यहाँ पे रेलेवेंट नहीं। इशू ये है कि औरत कभी भी इस्लाम के अंदर डाइवोर्स नहीं दे सकती, इवन व्हेन द राइट इज डेलीगेटेड अपॉन हर। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? The right which is still being exercised belongs to the husband. Frankly, she is exercising the right of the man. She is not exercising the right of her own. No right can be given to a woman under Islam. माजरत के साथ, you might not like it, but शरिया ये है। No, yaar, she will say, I hereby exercise the right and divorce myself. That is why I have asked you to draft this particular divorce का notice. How you do it is going to determine कि आपकी understanding law की क्या है। ये जो सारे सवाल वगैरह कर रहे हैं, you will not say कि I divorce you, my husband. You will say, I exercise the right you gave to me and hereby on your behalf divorce myself. आपकी तरफ से आपको ये करके। यार ये चीजें आप you're getting lost in the technical side of it, बना के दिखाइए, फिर बात होगी। हर बंदे का अलग होगा, बट अंडरस्टैंड दिस। यार सारे दोस्त इस तरफ आ जाए, एक करके हो जाए, ग्रुप फोटो हो जाए। आपका किसी ने अगर चेक करवाना है तो वो बता दीजिए।